हम आईटी टीम बाद में जब मेरा बंद हो जाएगा मैडम को इनवाइट कर दूंगा तो आप चला दीजिएगा। एक बहुत अच्छी दो लाइनें हैं। जुगनुओं का साथ लेकर रात रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देखा तो शहर हो जाएगी। हम किसी बड़ी चीज का इंतजार करते रहेंगे तो शायद हमें मंजिल ना मिले। हमें छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा ही समाज में बदलाव ले आना है, या अपने अंदर सकारात्मक बदलाव ले आके समाज में बदलाव लाना है। हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती का, कि हम बच्चों से जुड़े उन सभी मुद्दों पर समाज में जागरूकता फैलाएं या आपके समक्ष वैसे विषय ले आएं जिनके माध्यम से जागरूकता फैलाया जाए और बच्चों के लिए एक सेफ इन्वायरमेंट या एक सुरक्षित माहौल दिया जा सके, एक सुरक्षित वातावरण दिया जा सके। एज ए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड मेंबर या सीडब्ल्यूसी मेंबर या एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हम सभी का ये दायित्व है कि हम एक खूबसूरत दुनिया उन बच्चों के लिए बनाएं जो हमारे आसपास रहते हैं, इर्द गिर्द रहते हैं, और जिनको ये पता नहीं होता है कि उनके साथ कब क्या घटना या दुर्घटना घट जाएगी। इस प्रकार की घटनाएं हम रोज देख रहे हैं, रोज हमें सुनने में आती हैं। आज हम बात करने वाले हैं साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित विषयों पर, स्पेसिफिकली डिजिटल अरेस्ट के ऊपर। तो एक साइबर क्राइम को परिभाषित करने के लिए अगर हम विकिपीडिया पे जाएं या कहीं और तो बात की कि सीधे सीधे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके किसी अपराध को कारित करना। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आभासी दुनिया में एक ऐसा अपराध होता है जो वास्तविक दुनिया में घटित होता है। और मुझे लगता है कि साइबर क्राइम के संबंध में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अपराध तो एक आभासी दुनिया में हो रहा है, लेकिन उसके विक्टिम वो वास्तविक दुनिया में है, और विश्व के किसी भी कोने से ये अपराध होता है, और विश्व के किसी भी कोने में अपराध घटित हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उन लोगों के लिए जो साइबर से संबंधित चीजों पर काम कर रहे हैं, चाहे पुलिस हो चाहे साइबर एक्सपर्ट्स हो, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आपके पास जो कॉल आई है वो देश के किस हिस्से से आई है या दुनिया के किस हिस्से से आई है, लेकिन आप अपने घर में ही अरेस्ट हो जाते हैं और आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। ये सारी चीजों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जीनत कुरैशी मैडम। जीनत मैडम ग्रेजुएट है कंप्यूटर साइंस में। उनकी पहली पोस्टिंग गुना में हुई थी, उसके बाद साइबर क्राइम ब्रांच भोपाल में एज ए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पोस्ट है। काफी सारे फाइनेंशियल फ्रॉड और बच्चों से संबंधित मामलों पर मैडम ने काम किया है, बहुत एक्टिवली होकर के इन सारे विषयों पर काम करती हैं। तो मैडम से मैं निवेदन करता हूं कि जो हमारा आज का विषय है साइबर क्राइम स्पेसिफिकली इन कॉन्टेक्स्ट विद डिजिटल अरेस्ट एंड चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूज मटेरियल, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इन पर अपनी बात रखें। ओवर टू यू जीनत मैम। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि सर ने मुझे अभी अपन सबके सामने बताया कि हमारा जो आज का सब्जेक्ट है स्पेशली फॉर डिजिटल अरेस्ट एंड चाइल्ड को लेकर बात की जा रही है। आज जब हम देख रहे हैं कि हर एक काम हमारा जो होता है वो सिर्फ मोबाइल से लेकर होता है। हमें कोई भी मीटिंग अटेंड करना है वो मोबाइल के थ्रू होगी, हमें क्लास अटेंड करना है वो मोबाइल के थ्रू, हमारे बच्चों का सब्जेक्ट का पेपर हो रहा है तो हमारा सब कुछ आज से मिट के मोबाइल और कंप्यूटर पर आ चुका है। नेट बैंकिंग वो मोबाइल के थ्रू हो रही है, ऑर्डर हम मोबाइल के थ्रू ले रहे हैं, ट्रीटमेंट हम डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं। अब कंडीशंस वो होने लगी कि हम डॉक्टर्स के पास जा नहीं पा रहे हैं, बट डॉक्टर से कंसल्टेशन हमारे थ्रू मोबाइल हो रहा है। आप क्या करते हैं, कई बार मैं जैसे कि इन्वेस्टिगेशन सर ने बताया, मैं अलग अलग क्राइम्स पे इन्वेस्टिगेशन कर चुकी हूँ और करंटली कर भी रही हूँ। तो छोटा सा पहले मैं ब्रीफ कंक्लूजन बता देती हूँ आपको बच्चों का। बच्चों के पास इसमें दोनों चीजें आती है, जहां हमारे बच्चे सफर होते हैं वहीं कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स भी उस फेज से गुजर रहे होते हैं। इसमें बच्चों की तो कोई गलती रहती ही है जाने अनजाने, लेकिन कहीं ना कहीं एक गैप जो आ जाता है, जो मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन में अक्सर देखती हूँ कि पेरेंट्स के बीच बच्चों से बात ना करना, बच्चों को इतना टाइम ना देना, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम बच्चों को मोबाइल दे देते हैं कि बेटा ये देखना, उसका एग्जाम चल रहा है, उसने बोला मम्मा मेरा एग्जाम चल रहा है, मुझे कुछ अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, तो मैंने गूगल पे ये चीजें दे दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि वो जब वो देख रहा है कि वो एक्चुअल में गूगल पे वो सब्जेक्ट रिलेटेड चीजें देख रहा है या नहीं देख रहा? अगर देख रहा है तो आपने ये नोटिस किया कि मैं उससे क्रॉस करूं कि बेटा कितना क्या देखा तुमने, क्या बताया? ऐसा कहीं जरूरी नहीं है कि जब हम लैपटॉप पे हो या सिस्टम पे हो तो एक ही साइट खोल सके। हम टैब पे बहुत सारी मल्टीपल साइट्स भी खोल सकते हैं। तो आपने देखा कि वो कहीं मल्टीपल साइट्स तो नहीं खोल रहा है? क्या एक ही साइट पे वो काम कर रहा है, एक ही साइट से वो अपनी डिटेल ले रहा है या बातें शेयर कर रहा है या नॉलेज गेन कर रहा है? हम ये बिल्कुल नहीं देखते। ये हमारी एक कमी है।
दूसरी चीज, जब बच्चा किसी, आपने उसको मोबाइल दिया हुआ है, मोबाइल में वो किन लोगों से कनेक्टिविटी में, उसके के सराउंडिंग्स कैसे लोग हैं, उसकी दोस्ती किनसे है, उठना बैठना किससे है, वो किससे ज्यादा देर अपना टाइम स्पेंड करता है, किसके संग वो चैट करता है, ये हम लोग नहीं देखते। ये अगर नहीं देख रहे हैं, जिसका रिजल्ट ये हो रहा है कि आज भोपाल की ही बात कर रही हूँ मैं, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स एंड कॉलेजेस के बच्चे इस चीज में सफर हो गए हैं। ये एक छोटा सा मैं भोपाल का जिक्र कर रही हूँ, ये इंडिया में अलग अलग जगह पर भी हो रहा है। क्या परेशानी है इसमें? परेशानी यही है कि बच्चों माँ बाप को समझ नहीं पा रहे, या माँ बाप इतने बिजी हो चुके हैं हम लोग कि बच्चे को सुन नहीं रहे हैं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि क्या दिक्कत आ रही है। आज यही मसला आ रहा है कि बच्चे अलग अलग, छोटे छोटे बच्चे, मतलब मैं जब उनको सुनती हूँ, आपको जब जेजेबी में है, सीडब्ल्यूसी में, तो आप देखते होंगे बच्चा 10th क्लास का, 7th क्लास की बच्ची है, 6th क्लास, उनका सोशल मीडिया पर अलग एक अकाउंट चल रहा है, इंस्टाग्राम पे चल रहा है, उनका व्हाट्सएप चल रहा है, उनका फेसबुक चल रहा है। अब वो किस किस को उसमें फ्रेंड्स रिक्वेस्ट। मैडम कनेक्शन शायद चला गया आपका। जीनत मैम। मैडम के यहाँ लाइट चली गई है, 1-2 मिनट लगेगा उनको दोबारा जुड़ने में। देखिए ये भी इस प्रकार का ही एक वो है कि बात करते करते हम कितने डिपेंडेंट हो गए हैं सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के ऊपर। ये लाइट चली जाती है या कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं तो सारी चीजें इंटरप्ट हो जाती हैं। तो मैम जुड़ करके दोबारा जब तक दूसरे नंबर से जुड़ रही हैं, तब तक हम कुछ और बातचीत कर सकते हैं। अनिल जी, आप प्ले कर पाने की स्थिति में हैं तो आप तब तक साइबर वाला प्ले कर दीजिए, 2 मिनट एक बार ट्राई कर लीजिए। आईटी टीम। वकील साहब, तब तक आप कुछ शेयर कर सकते हैं, नवीन सर, इस बारे में कुछ एक्सपीरियंसेस अपने। हेलो कृपा शंकर जी, क्या बोला आपने? मैंने बोला जब तक मैडम जुड़ती हैं आप कुछ शेयर ओके करना चाहें ओके तो। ओके ओके। कृपा शंकर जी, सबसे पहले तो हमारे को ये समझने की जरूरत है, जो आज का टॉपिक है, कि साइबर क्राइम का मतलब एक्चुअल में क्या होता है। अगर आप देखें तो जो शब्द आपका है, आपका आज का जो टॉपिक है वो है साइबर क्राइम। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि साइबर का अपने आप में क्या मतलब है और क्राइम का क्या मतलब है। अगर आप देखें तो साइबर जो है उसका मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो इंटरनेट से जुड़ी हो, जिसके अंदर इंटरनेट का यूज हो रहा हो, उसे हम बोलते हैं साइबर। और साउंड नहीं साइबर आ अपने रहा है आप अनिल में जी। अनिल जी साउंड नहीं आ रहा, एक वीडियो चलाया है सर, तब तक देखिएगा। हाँ चला दीजिए, 2 मिनट जी। आया, अब साउंड आया आपके पास? वो अनिल जी ने वीडियो चलाया है सर, वो थोड़ा सा सुन लेते, 1 मिनट।
जी हाँ नवीन सर, अब आप बात कर रख सकते हैं। नवीन सर। कृपा शंकर जी, जो आज का टॉपिक है, अगर आप देखें, मैं माफी चाहता हूँ, मैडम को टॉपिक लेना था पर वो लाइट चली गई। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा जो आज का टॉपिक है उसका मतलब क्या है। देखिए, दो शब्द इस टॉपिक में हैं। पहला है साइबर, दूसरा है क्राइम। तो अगर आप साइबर की बात करें तो साइबर का जो मतलब होता है कानून की भाषा में, वो होता है वर्चुअल। और वर्चुअल से क्या मतलब है? वर्चुअल से मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी हो या डिजिटल माध्यम से जुड़ी हो। अब इंटरनेट और डिजिटल माध्यम क्या है? इंटरनेट तो आप सारे लोग यूज करते हैं, और डिजिटल माध्यम क्या है? डिजिटल माध्यम वो माध्यम है जो आप डिजिटली यूज करते हैं। आपका फोन, आपका लैपटॉप, आपका आईपैड, या और ऐसा वॉकी टॉकी, या और ऐसा इक्विपमेंट जो रेडियो सिग्नल या दूसरे सिग्नल को कम्युनिकेट करता है, उसे हम साइबर बोलते हैं। अब आपने कहा कि साइबर क्राइम, ऐसा क्राइम जो डिजिटल माध्यम, जो अभी मैंने बताया, या जो इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हैं, उसे साइबर क्राइम बोलते हैं। मतलब आपने देखा होगा, आपके पास कोई कॉल आई और उन्होंने आपसे कहा कि आपके बैंक से आपने मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं, या यूपीआई का यूज करते हैं, या और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का यूज करते हैं अपने ट्रांजेक्शन करने के लिए। बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो गया, ईमेल हो गए, आपके मैसेजेस हो गए, तो उससे रिलेटेड जो क्राइम होते हैं उसे साइबर क्राइम कहते हैं। अब साइबर क्राइम जो है वो अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन है। अगर आप साइबर क्राइम की डेफिनेशन को टाइप्स को देखें, तो आपने एक शब्द सुना होगा, बहुत चलता है, जिसे हम हैकिंग बोलते हैं या डाटा ब्रीच बोलते हैं। एक आपने सुना होगा फिशिंग हो गया, या आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि डीप फेस आपने बहुत सुना होगा, जो मोदी जी के का भी हुआ, या और दूसरे जो एक्ट्रेस थी मंदना जी करके, जो साउथ इंडिया की, उनके डीप फेस हुआ। इसी तरह से रैंसमवेयर अटैक्स होते हैं, कुछ साइबर बुलिंग होती है, ऑनलाइन हरासमेंट होते हैं। और अगर आप देखें तो फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, या स्कैम्स होते हैं, या साइबर टेररिज्म आजकल बहुत चला है। तो ये सारे जो है वो साइबर क्राइम के अलग अलग प्रकार हैं। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं, तो हैकिंग आपने सुना होगा। मान लीजिए आप अपना लैपटॉप यूज करते हैं, या आप अपना मोबाइल यूज करते हैं। तो वो, आप अगर अपना मोबाइल यूज करते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल में लॉक लगा के रखते हैं। कुछ न्यूमेरिकल लॉक होते हैं, आप उसमें कुछ नंबर प्रेस करते हैं, वो ओपन होता है। कुछ फेस डिडक्शन होते हैं, कुछ थंब इम्प्रेशन होते हैं। तो अगर आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप या आपका कोई ऐसा और डिजिटल डिवाइस जिसको आपकी अनुमति के बिना कोई और एक्सेस करता है, तो हम उसे हैकिंग बोलते हैं। हैकिंग भी दो तरह की होती है। कुछ, एक हैकिंग इथिकल हैकिंग होती है, एक हैकिंग जो होती है अनइथिकल हैकिंग होती है। इथिकल हैकिंग का मतलब है जो जायज हैकिंग है। मतलब मान लीजिए आप जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या दूसरे और लोग होते हैं, वो सिस्टम को उसकी फुल प्रूफनेस चेक करने के लिए इथिकल हैकिंग करते हैं कि इसमें कोई लीकेज तो नहीं है, इसमें कोई हैकिंग तो नहीं होगी, तो उसे इथिकल हैकिंग कहते हैं। कुछ आपने देखा होगा कि बाहर से बैठे लोग अनऑथराइजली मतलब विद इंटेंशन आपके साथ फ्रॉड करने के लिए, या आपके डाटा को अनऑथराइजली एक्सेस करने के लिए, जो आपके सिस्टम में बिना आपकी अनुमति के छेड़छाड़ करते हैं, उसे अनइथिकल हैकिंग कहते हैं। एक फिशिंग होती है। फिशिंग का मतलब ये है कि आपको कुछ मान लीजिए आप जो है, आपको कोई लोन लेना है, तो आप बैंकिंग की वेबसाइट पे जाएंगे, या आपको, जैसे अभी मैं चर्चा सुन रहा था कि अभी कुछ लोग कह रहे थे हमारे मेंबर की, अभी जो है मध्य प्रदेश में जो है वो इंटरव्यूज होने शुरू हो गए। तो अब इसकी इंफॉर्मेशन आपको मान लीजिए नहीं है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले, या आज के जमाने में सबसे पहला जो बेस्ट माध्यम है वो क्या है कि आप जो है
वो इंटरनेट पे जाके या अपने मोबाइल में जाके अपने ब्राउजर में जाके चेक करते हैं कि मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट ऑफ मध्य नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है या क्या और इन्वेस्टमेंट स्कीम आ रही है या सरकार की स्कीम है, तो वो जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट को कोई और मास्किंग करके या झूठी वेबसाइट बना देता है और उसके ऊपर गलत डाटा डालते हैं या गलत इंफॉर्मेशन देता है, उसे बोलते हैं जो फ्रॉड करने के इंटेंशन से या किसी और इंटेंशन से उसे बोलते हैं फिशिंग या आइडेंटिटी थेफ्ट, क्योंकि गलत आइडेंटिटी हुई। दूसरा एक होता है रैमसवेयर अटैक। मान लीजिए आपने सुना होगा जैसे आजकल नया वॉर जोन आपने देखा, जैसे अभी इजराइल और हमास और दूसरे लेबनान में चल रहा है, तो वहां पर जो नया वॉर जोन खुल गया वो रैमसवेयर अटैक है। मान लीजिए वो क्या करते हैं कि वो आपके मोबाइल के डाटा में या आपके लैपटॉप में या जो आपके सर्वर्स होते हैं, जो पूरी आजकल जो दुनिया है वो साइबर दुनिया है। हम आप अभी आप मध्य प्रदेश में बैठे हैं, कोई त्रिपुरा में बैठा है, कोई और किसी स्टेट में बैठा, तो हम लोग सारे कैसे जुड़े हैं? हम सारे एक इंटरनेट के माध्यम से जुड़े, एक वर्चुअल दुनिया के माध्यम से जुड़े, जो मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, आप मेरा जो है वक्तव्य सुन पा रहे हैं। तो ये जो दुनिया है उसको डिस्टर्ब करने के लिए जो हैकर्स होते हैं या हैकिंग जो करते हैं या साइबर अटैक जो करते हैं उनको बोलते हैं रैमसवेयर अटैक। वो आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप के अंदर कुछ ऐसे अनवांटेड सॉफ्टवेयर भेज देते हैं किसी लिंक के माध्यम से किसी एसएमएस के माध्यम से, जिससे ही आप उसे खोलते हैं तो आपका सारा डाटा या तो पब्लिक हो जाता है या इंटरनेट की दुनिया में चले जाता है या वो देख लेते हैं या आपका बैंकिंग का डाटा से वो फ्रॉड कर लेते हैं। उसे बोलते हैं रैमसमवेयर। जैसे आपने अभी हाल ही में न्यूज सुनी होगी जो पब्लिक मीडिया में रही, पेगासस जासूसी कांड, जिसमें बहुत सारा नवीन सर हमारी स्पीकर जुड़ गई हैं, तो अच्छा। आप तो 1-2 मिनट में कंटिन्यू कंप्लीट कर लीजिए। इस सारी है वो आपने देखा। एक और साइबर बुलिंग आजकल चल रहा है, डीप फेस आजकल चल रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड या स्कैम चल रहे हैं, और एक जो सबसे खतरनाक है आजकल जो नई दुनिया का हथियार बन गया वो है साइबर टेररिज्म। जैसे हमारी अभी वक्ता ने आपको बताया कि लास्ट टाइम कृपा शंकर ने बोला था कि साइबर अरेस्ट जो है, तो ये सारे माध्यम जो है वो साइबर सिक्योरिटी को थ्रेट है और साइबर दुनिया को, आजकल जो दुनिया है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है, वो टेक्नोलॉजी की दुनिया है और सब कुछ टेक्नोलॉजी पे आधारित है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जो हमारी वक्ता है वो इस पे अपना रखेंगे तो आपको ज्यादा आनंद आएगा, मुझे लगता है। जी मैं माफी चाहती हूँ, एकदम से लाइट चली गई थी इसलिए आपको थोड़ा सा करना पड़ा। मैं आपसे माफी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। नहीं सर, आपने बहुत अच्छा बता रहे थे, बहुत ही अच्छा बता रहे। तो मैं अब हम जो जहाँ पर थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि जो आजकल बच्चे जो फेस कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका एक अकेलापन, आप लोग ने ये देखा होगा जब आप और हम एक छोटे थे तब अपने घर में जब हम एक रूम में 4 लोग बैठते थे तो हम 4 लोग अपनी अपनी बातें करा करते थे कि आज मेरे दिन में ये देखा, आज मैं ऑफिस में ये करा, आज मैंने ये बनाया। आज की कंडीशन ये है कि हम 4 लोग एक ही रूम में बैठे होते हैं लेकिन चारों के चारों अलग अलग अपने अपने मोबाइल में बिजी होते हैं। इट मीन्स कि हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, जिससे क्या हो रहा है बच्चा कहीं ना कहीं एक अपने आप में लोनली फील करता है कि मैंने कुछ भी करा, मैं किसको बताऊं, मैं अपने अपने हेजिटेट फील करता रहता है। मैं यहाँ पर अपने थाने में देखती हूँ बच्चियां आती हैं, बच्चे आते हैं कि मैं जब पूछती हूँ कि भाई क्या बात हो गई थी, क्यों हुआ ये सब चीज, तो वो बताता है कि मैडम मेरे संग वो बच्चे ने मुझे डांटा था, मेरे संग थोड़ा सा मिसबिहेव किया था, मेरी कॉपी फाड़ दी थी और जिसकी वजह से मुझे उससे गुस्सा आने लगा था। ये बात घर में उसने नहीं बताई क्योंकि उसको ये डर था अगर मैंने घर में बताऊंगा तो मम्मी मुझे मारेगी, पापा मुझे पनिश करेंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से नहीं करना चाहिए। मैं बार बार पेरेंट्स को हर बार जब भी मेरा कहीं सेमिनार होता है स्कूल्स में भी जाके कि आप ऐसा ना करें, बच्चों के संग बहुत फ्रेंडली रहें। हम भी जब किसी के स्टेटमेंट लेते हैं, जब आप भी जानते होंगे कि हम लोग यूनिफॉर्म में नहीं होते, बिल्कुल एज ए फ्रेंड बात करते हैं कि उसको ये फील ही नहीं होना चाहिए कि एक पुलिस बात कर रही है, एक पुलिस स्टेटमेंट ले रही। एक जर्नल कॉन्वर्जेशन में हम उनसे सारे पॉइंट्स लेते जाते हैं और अपना इन्वेस्टिगेशन की तरफ गो थ्रू करते हैं। तो ये होने लगा है आजकल। कई बार क्या होता है, क्योंकि डीप फेक टेक्नोलॉजी आप सभी वाकिफ होंगे उससे, जहां पर आपका एक टेक्नोलॉजी के बारे में बता दीजिए छोटा सा ब्रीफ कि इस टेक्नोलॉजी में आपका या किसी के भी, जैसे अभी मेरा वीडियो बन रहा है यहाँ पर, आप
कोई भी इसमें कोई गलत इंटेंशन का आदमी हो सकता है, या वीडियो मेरा कहीं यूट्यूब पे है या कहीं, तो वो क्या करेगा, मेरे लिप्स को साउंड करता है कि मैं किस तरह से बोल रही हूँ, मेरे हैंड मूवमेंट्स, मेरे पलके में किस तरह झपका रही हूँ, उस तरह से करते हुए वो डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू मेरे फेस को किसी दूसरे की बॉडी पे लगाकर एक बहुत ही वल्गर ऑब्सीन वीडियो बनाएगा, और उस वीडियो को वो फिर जगह जगह वायरल कर सकता है। क्या हो ही रहे हैं, आप देख रहे होंगे, अभी एक बहुत बड़ी फेमस एक्ट्रेस का भी हो चुका है, हमारे ऑनरेबल पीएम साहब का भी हो चुका है। ये सब कैसे हो रहा है? ये सब इन्हीं टेक्नोलॉजीज के थ्रू हो रहा है। ये टेक्नोलॉजीज जहाँ हमारे वो कई जगह इन्वेस्टिगेशन में हमारे हेल्पफुल भी रहती हैं, वहीं बट इसका बहुत ज्यादा एक मिसयूज हो रहा है, जो बच्चे ज्यादातर कर रहे हैं। बच्चे कैसे कर रहे हैं, इनसे उनको मजा आता है कि अरे मैंने ये बनाया, देख तेरा कितना अच्छा वीडियो बना दिया, देख मैंने तेरा ये ऐसा बना दिया। वो इसको एंजॉयमेंट की तरह लेते हैं, लेकिन उसको इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं वो नहीं पता होता। बच्चियां आती हैं कि मैडम मेरा फेस इतना सा रखा है, जबकि आज हम आप सब लोग मेच्योर हैं। किसी भी फीमेल का या किसी भी मेल का अगर सिर्फ फेस पार्ट हटा दिया जाए तो लोअर बॉडी पार्ट सभी फीमेल्स का एक होता है, लोअर बॉडी पार्ट सभी मेल का एक होता है। ऐसे बच्चे आते हैं कि मैडम मेरा वो वीडियो वायरल हो गया है, अब वो वायरल होने पर मेरे स्कूल्स में, मेरे कॉलेज में, मेरे सोसाइटी में मेरी बेइज्जती हो जा रही है, मेरे को कोई बात नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है वो, और आखिरकार वो अपने आप को डैमेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी ड्यूटी बाकायदा बनती है, जेजीबी की बोल सकते हैं हम, सीडब्ल्यूसी की बोल सकते हैं, स्कूल्स की, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, इवन पेरेंट्स की, कि आप ये उन्हें समझाएं कि ये कुछ भी नहीं है, इनसे अपने आप को नुकसान पहुंचाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये कुछ है ही नहीं इस तरह का। ये उनको धीरे प्यार से समझाया जाता है, तब उन्हें समझ में आता है, वो डर से बाहर निकलते हैं और अपने आप को डैमेज नहीं करते हैं। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ था मेरा किसके लिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह पर लेके। अभी हम और कंटिन्यू करेंगे, बट अभी जो एक करंट बिल्कुल बर्निंग इशू चल रहा है, जो सर ने स्पेसिफिकली बताया था कि एक बर्निंग इशू है, दिस इज डिजिटल अरेस्ट। एक वीडियो भी है हमारा पुलिस विभाग का बना हुआ, वो वीडियो भी सर आपको प्ले भी करके बताएंगे। उसमें आपको मैं एक बात पूछ लेती हूँ, हम सभी लोग हैं, ये मुझे बताइए कितने लोग हैं जिनके पास कभी ना कभी इस तरह का एक कॉल खुद के लिए, किसी रिलेटिव को लेके या किसी को लेकर भी एक ऐसा कॉल आया है कि मैं किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आइदर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बोल सकते हैं, सीबीआई बोल सकते हैं, ईडी बोल सकते हैं, नारकोटिक्स बोल सकते हैं, कोई सी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का हेड बोल रहा हूँ, और आपका एक पार्सल आया है जिसमें कुछ अमाउंट है, कुछ नारकोटिक्स को लेते हुए कुछ ड्रग सब्सटेंस है, और ये पार्सल मुंबई में अभी है जिसमें आपका नाम पता है। ऐसा कभी किसी के पास कोई कॉल आया है? या दूसरा सिनेरियो कि भाई मैं आपका जीजा जी बोल रहा हूँ, आपके बहनोई साहब ने या आपकी बहन जी ने मेरे से पैसे लिए थे, मुझे वो पैसे वापस करना है, अपना मुझे आप अकाउंट नंबर बता दीजिए। या तीसरा सिनेरियो कि सुनो मैं तुम्हारे, अरे तूने पहचाना नहीं, मैं शर्मा जी बोल रहा हूँ, गुप्ता जी बोल रहा हूँ, तुमने मुझसे पैसे लिए थे, मेरे को है ना अभी पैसों की सख्त जरूरत पड़ रही है, जरा बताना मुझे पैसे भेजना है, आप अपना क्यूआर कोड स्कैन कर दीजिए। ऐसा कितने लोगों के पास कॉल आए हैं? कई लोग हैं मैडम, पर ये सेशन बाकियों के माइक म्यूट हैं, तो बाद में जवाब दे पाएंगे। ओके, ऑलमोस्ट सभी के पास आए होंगे। हाँ हाँ, हैंड रेज कर दीजिए, मैं जानती थी ये बात। तो ये बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। तो सर और मैम, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ये जो एक इंसिडेंट है, ये इसमें आप अभी हमारे यहाँ पर 1,24,00,000 की एक कंप्लेंट आई जिसमें एफआईआर हुई है, और 5 आरोपी हम गिरफ्तार कर चुके हैं। सिर्फ यही था, एक विक्टिम है, भोपाल के ही रिनाउंड विक्टिम है, उनको कुछ भी नहीं कहा गया था, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बच्चों के नाम से उनके संग थ्रेट हुआ था, और कोइंसिडेंटली बोलिए उसी टाइम मीनवाइल उस बच्चे का फोन का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। स्विच ऑफ जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो सुबह से कंपनी में काम कर रहा था, वो अपना नहीं चार्ज कर पाया मोबाइल, और वो स्विच ऑफ हो गया। इतनी सी देर में उन्होंने कि आपका ये बच्चा वहां पर है और ये सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व है, इसका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है, और रोते हुए एक बच्चे की आवाज सुना दी गई थी। और पेरेंट्स को क्या लगा कि मेरा बच्चा पकड़ गया है, और उन्होंने एक झटके में, ज्यादा टाइम भी नहीं लगाया सर, सिर्फ 3 से 4 घंटे, इतनी देर में बच्चे ने अपना मोबाइल ना तो देखा ना कुछ करा, और 3 से 4 घंटे में वो इतना बड़ा अमाउंट
उसके पेरेंट्स से उन फ्रॉडस्टर्स ने झटक लिया, मतलब चीट कर ली उनसे। जब उस बच्चे ने मोबाइल देखा कि अरे मेरा मोबाइल तो स्विच ऑफ हो चुका है, ये वो, और बात हुई, तब तक ये घटना घटित हो चुकी थी। हम 5 आरोपियों को इसमें अलग अलग स्टेट से लेकर आए, जिसमें एक हमारा एमपी का भी है, तेलंगाना का भी है, हैदराबाद का भी है, झारखंड का भी। उन्होंने जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया, उनसे जब इंक्वायरी की, तब उन्होंने मुझे जो बताया वो आप यकीन नहीं मानेंगे, ये हम सब करते हैं। बहुत आराम से अपना सोशल अकाउंट बनाते हैं, अपना व्हाट्सएप बनाते हैं। व्हाट्सएप पे हम कोई प्राइवेसी नहीं रखते। सोशल अकाउंट पे, चाहे वो इंस्टाग्राम अकाउंट हो, चाहे हमारा फेसबुक अकाउंट हो, हम उस पर किसी भी तरह की प्राइवेसी, टू स्टेप वेरिफिकेशन या अपने जिनको हमें अपनी पोस्ट सीन कराना है, सिर्फ मेरे नोन पर्सन, हम वो कुछ नहीं करते। हम बाकायदा उस पर डालते हैं कि मैं फला फला प्रोफेसर, मेरे बच्चे इतने, मेरा एक बच्चा वहां जॉब में है। उसके साथ का एक पोस्ट हमने उसके एयरपोर्ट पे जब उसे टेक ऑफ करने जा रहा है, जब हम ड्रॉप कर रहे हैं, तब का डाला हो। ये चीजें आपके से कोई ना कोई देख रहा होता है, ओपन सोर्स में पड़ा है, ये सब चीजें वो देख रहे हैं, और उन्हीं में से ही कोई आपका डेटा पिक करता है, वही आपसे कॉल करते हैं, सारी चीजें। फिर आप घबराहट में, वो आपको इतनी सुनने की मतलब टाइम भी नहीं देते हैं वो आपको, कि आप उसको सुन के समझ सके, कुछ बात कर सके, और आप खुद अपनी चीजें उनको देते चले जाते हैं। और जिस वक्त, क्योंकि टेंशन का समय होता है, हमें हर बच्चा ऐसा लगता है जैसे ये मेरा ही बच्चा रो रहा है, और हम अपनी डिटेल उनके संग शेयर करते हैं, अपना अकाउंट नंबर बताते हैं, वो जितने अकाउंट में डालते जाते, बोलते हैं हम पैसे डालते जाते हैं, वो आपको डिजिटली अरेस्ट कर देते हैं कि अगर आप बाहर गए, इसे हम बोलते हैं डिजिटल, अगर आप बाहर गए, पुलिस को बताया तो मैं आपके बच्चे को बंद कर दूंगा। अभी आपके बच्चे को रिहा कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपने पुलिस को कॉल किया तो मैं आपके बच्चे को जेल भेज दूंगा। आप अभी कहीं नहीं जा सकते, किसी को फोन नहीं उठा सकते। ये क्या होता है? ये एक डिजिटल अरेस्ट मोड है। ये कोई, इसका कोई कानून नहीं है, ये कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपको उतने समय तक रोकने के लिए, आपसे पैसे ऐंठने के लिए ही किया जाने वाला एक टर्म है जो फ्रॉडस्टर्स यूज कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को बार बार हम अलग अलग जगह पे बोलते हैं, इन बार बार अवेयरनेस प्रोग्राम में, कि कहीं पर भी आप जाएं, कोई भी आपको कॉल आ रहा है तो पहले उसको पेशेंसफुली सुने, समझें कि ये किसका कॉल है। आपने कभी महसूस किया है कि ये हमेशा उनके साथ ही क्यों होता है जो लोग जल्दी कन्विंस्ड हो जाते हैं? अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आज आपका फला फला एप्लीकेशन लिख आया है मेरे पास, जिसमें आपका बोला जा रहा है कि आपके अकाउंट में उसने इतने पैसे डिपॉजिट कर दिए हैं, आप वो अकाउंट से अपने पैसे वापस करिए, तो आप मेरी यूनिफॉर्म का फोटो देख के आप क्या समझेंगे? ये मैडम सही बोल रही हैं, बिल्कुल आप समझ। आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा कि यार क्या मैं इन मैडम से बात तो करूं, क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं पीछे तुरंत बोल दूंगी आज जल्दी करिए, अगर नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अरे आपने ऐसा भी तो किया था, मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप कन्विंस नहीं होगे, अगर आप मेरी बात में नहीं आओगे, तो क्या आपके संग चीटिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी चीटिंग। क्यों? क्योंकि आप एक मिनट को सोचोगे ना कि यार ये मुझे इतना बार बार क्यों प्रेशराइज कर रही है। अगर मैं आरोपी हूं तो ये खुद मेरे घर क्यों नहीं आ रही हैं, मेरे लोकल थाने में क्यों नहीं जा रही हैं, ये मुझे इतना ज्यादा क्यों फोन कर रही हैं? आप भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले कि मैडम अगर मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं, मैं देने को तैयार हूं, आप मेरे लोकल थाने आइए। आप मेरे जब तक लोकल थाने नहीं आएंगे, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आप लोकल थाने आए, लोकल थाने से मेरे पास लोकल पुलिस आएगी, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको एक नोटिस भेज रही हूँ, आप उस नोटिस को देखिए, वो फला ईडी का है, सीबीआई का है, आपको अभी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बाहर आप निकलिएगा नहीं, वहां पर लोग बाग आप पे नजर रख रहे हैं। आप फिर डर गए, ठीक है आपने भेज दिया ना, कोई बात नहीं मैडम, मैं जरा थोड़ा देख लूं, अगर होगा तो मैं आपको वापस पैसे करूंगी। जब तक आप उसकी बातों में कन्विंस नहीं होंगे, वो आपको हार्म नहीं पहुंचा पाएगा। चिल्ला के गाली गलौज करके, बदतमीजी की भाषा करके, वो एट द एंड आपसे कट ऑफ हो जाएगा, लेकिन आपका लॉस नहीं कर पाएगा। आप क्या करते हैं, उसकी बातों में आ जाते हैं हम, हाँ उसने ऐसा बोला था, अरे हाँ मेरे दोस्त भी हैं, गुप्ता जी हैं, हाँ हाँ मेरी उनसे बात भी तो हुई है, हाँ मेरे फला हैं। ये ना किया कीजिए। बार बार हर चीज को हम बता रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पे अपनी हर एक पोस्ट क्यों डालना। किसी की कोई प्रॉब्लम है, सपोज दैट मेरी प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली में कोई इशू है, तो उसको सॉल्व मैं करूंगी, ना कि मेरा सोशल अकाउंट हैंडल सॉल्व करेगा। हम अपने सोशल पोस्ट अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल रहे हैं, बच्चियां
डांडिया खेलने जा रही है, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चियां डांडिया खेलने जा रही हैं, उसका पोस्ट व्हाट्सएप पे स्टेटस पे डालने की क्या जरूरत है। मैं अपने पेरेंट्स को क्या चाहिए कि बेटा ये डालना है, आपने कितनों को उसमें हाइड करके रखा है, क्या एवरीवन सीन कर रहा है। जब एवरीवन सीन करेगा तो क्या होता है, वहां से आपका बच्ची का स्टेटस, बहुत सारे ऐप, ऐसे ऐप आ चुके हैं, आप लोगों को बता दूं मैं ओपन सोर्स में, कि आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आपका स्टेटस सीन हो गया है, और दूसरा स्टेटस सीन भी करता है, आपके स्टेटस को वो डाउनलोड भी करता है। मतलब आप सोच रहे हैं, आपने आज सपोज दैट किसी की कोई मीटिंग चल रही है, उसका एक मीटिंग का स्टेटस बना के उसने डाल दिया, किसी को आपसे कोई भी दुश्मनी है या नहीं है, उसने वो स्टेटस गया अपने मोबाइल में, उसने व्हाट्सएप स्टेटस डाउनलोडर करके एक ऐप आता है, वो इंस्टॉल करा हुआ है, जैसे ही वो ये करेगा आपका स्टेटस उसके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। अब वो डाउनलोडेड स्टेटमेंट को डीप फेक टेक्नोलॉजी से करते हुए आपके मुंह का, आपके आंखों का, आपके बॉडी जेस्चर्स का कॉपी करते हुए कोई भी मैनिपुलेटेड वीडियो बना सकता है और उसे वायरल भी कर सकता है और आपको थ्रेटन भी कर सकता है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीजें हमारी हेल्प के लिए है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इनके आदि इस तरह से होते चले जा रहे हैं कि अपना नुकसान कर रहे हैं। हमें ये समझ में नहीं आ रहा होता कि हमें क्या चीज कहाँ पोस्ट करनी है और क्या चीज हमें कहाँ पोस्ट नहीं करनी। हर एक चीज हम अपना व्हाट्सएप स्टेटस पे सेट कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। फोटोज हम डाल रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चे बच्चियों को आप मोबाइल दे रहे हैं, आपने उनकी लिमिट तय करी छोटे बच्चों की, कि आपको इतने ही टाइम पीरियड तक देखना है। आज हर बच्चे के मोबाइल में आप देखेंगे नेटफ्लिक्स भी है, अमेजन भी है। इससे क्या है, क्या आप और आज का सिनेरियो में आज कोई भी मूवी ऐसी आ रही कि जो एक फैमिली के संग बैठ के देखी जा सके। और हम बड़े अच्छे से कहते हैं, अरे मैंने अपने बच्चे के मोबाइल में नेटफ्लिक्स डाउनलोड कर रखा है, मैं तो उसी से देख लेती हूँ या उसी से देख लेता हूँ। आपको पता है, आप तो थोड़ा सा देख रहे हो, बच्चा जाने क्या क्या देख रहा है। जब हम बच्चों को, जो बाल अपचारी होते हैं, जिन्हें हम लेकर आते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, आपके और हमारे मोबाइल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके मोबाइल में होता है। ये चीजें देख देख के ही बच्चा दिमाग से उस तरह का सोचता है, उस तरह का समझता है, उसकी प्रोसेसिंग वैसे होने लगती है, और फिर वो ना ये देखता कि सामने वाली क्या है, मेरा कौन सा रिश्तेदार है। एक हमारा एक छोटा सा केस आपको बताऊंगी मैं आपको, ये हमारा 2022 का केस है। ये भोपाल का एक रेनाउंड कॉलेज है, रेनाउंड कॉलेज, उसका केस है। उसमें एक बच्चे ने अपने टीचर के संग मिसबिहेव किया, और इसमें किसी की कोई गलती नहीं देखी जाए तो टीचर की भी गलती आ रही है और बच्चे की भी गलती आ रही है। टीचर ने क्या किया था, जूम मीटिंग से क्लासेस चलती थी, हम बच्चों को, यही मैं मेरा सबसे पहला टॉपिक मैंने जब बात करी थी कि आप बच्चों के संग फ्रेंडली रहिए, इस तरह से फ्रेंडली बनिए कि आप उनको बात भी समझा सके, उन्हें ये भी नहीं लगना चाहिए कि हम डांट रहे हैं। टीचर ने बच्चे को सबके सामने डांट दिया, एक बार डांट दिया कोई बात नहीं, दो, कुछ बच्चे होते हैं जो चीजों को झटक देते हैं, कुछ बच्चे होते हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, वो चीज को दिमाग में रख लेते हैं। उस बच्चे को ये बात काफी हार्म कर गई। बच्चे ने अपने टीचर का, एक क्लास जब चल रही थी, जैसे मैं क्लास ले रही हूँ, मीनवाइल कोई शरारती आदमी आए या बच्चा आए और इसी क्लास में एक मेरा अश्लील फोटो बनाते हुए, वीडियो बनाते हुए उस वीडियो को इस पे प्ले कर दे। ये काम उस बच्चे ने किया था। उस बच्चे ने एक गंदा सा वीडियो बनाया, बहुत ही गंदा वीडियो, और वो चलती हुई क्लास में उसने, जो जूम मीटिंग पे हुई थी, वो क्लास में उसने प्ले कर दिया था, और प्ले बाकायदा लंबे समय तक प्ले किया। और दो आरोपी, जब हमारे पास वो टीचर आई, कंप्लेंट लेकर आई, जब दो आदमियों को, दो बच्चों को पकड़ा, दोनों ही बच्चे स्कॉलर बच्चे थे, तब उन्होंने बताया कि मैडम ये टीचर को मैं बहुत पसंद करता था, ये बहुत अच्छा पढ़ाती थी, मैं हमेशा क्लास में अव्वल आता था, लेकिन इन्होंने मुझे डांट दिया था एक बार, और इस पर मेरे को मेरे इस क्लासमेट्स ने बुरा भला करा, और जिससे मुझे हर्ट हुआ, तो मैंने इनकी बनाई। ये कहाँ पर गैप आया, उनके पेरेंट्स का, कि उन्होंने, उनके पेरेंट्स ने उसके बच्चे को समझने की कोशिश भी नहीं करी कि बच्चा क्यों ऐसा अलग अलग रहने लगा है, ज्यादा बात नहीं करे। क्योंकि एक टाइम आता है जब कोई आपका बच्चा या कोई भी चीज हम कुछ करने जा रहे होते, तो उससे पहले कितना टाइम होता है कि हम समझ सके कि मेरा बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन इसके लिए आपको टाइम तो देना पड़ेगा ना, हम टाइम ही नहीं दे रहे हैं।
हम बच्चों में गैप आता चला जा रहा है। हमारे सबके बच्चे स्कूल व कॉलेज में जाते हैं, क्या आपने कभी ये नोटिस किया कि जो स्कूल का या कॉलेज का जो इनका ग्रुप बना है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें कभी कभी भी कोई भी नियर बाय थाने का पुलिस ऑफिसर उसमें जुड़ा है? कभी नहीं। अगर आप लोग अपने बच्चों के स्कूल कॉलेजेस में जाके बोलें कि ये जो पेरेंट्स का और टीचर्स का जो ग्रुप बना है या कोई भी कॉलेज का जो स्कूल का हमारा ग्रुप है, उसमें एक नियर बाय थाने का एक रिस्पॉन्सिबल, आइदर वो कांस्टेबल ही क्यों ना हो, वो अगर ऐड रहेगा, उसकी मर्जी, उन कॉलेज में थाने में उसकी सूचना रहेगी कि आप इस ग्रुप में ऐड हैं, तो अगर कोई भी घटना ऐसी बच्ची को लगती है, बच्चे को महसूस होती है कि मुझे कोई साइबर बुलिंग हो रही है मेरे साथ, या मुझे कोई थ्रेटन कर रहा है, कोई कॉल आ, तो वो उस ग्रुप में डालेगा, तो क्या घटना हो पाती? नहीं हो पाती ना। इसीलिए बार बार हम लोग एडवाइजरी भी निकालते कि ग्रुप बनाएं जिनमें कोई ना कोई पुलिस वाले को रखें। जब कोई आरोपी ये सोचता है कि मेरे को ये क्राइम करना है, अगर उसके दिमाग में इतनी सी भी बात आ जाए 1 मिनट के लिए भी कि नहीं मैं पुलिस की नजर में हूं, वो नहीं करेगा। लेकिन ये होता ही नहीं है। हम खुद इतनी सारी चीजें उनको दे देते हैं कि जिसमें हम फिर बाद में हम खुद और हमारे बच्चे उसमें ट्रैप हो जाते हैं। डिजिटल अरेस्टिंग भी इसी मोड में जा रही है। आप अपनी डिटेल उनको बता रहे हैं, डर रहे हैं, सबसे पहले तो कन्विंस हो रहे हैं। अलग अलग ऐप से वो आपके से डेटा, लोन फ्रॉड है, लोन फ्रॉड में भी क्या हो रहा है, ये भी डिजिटल मोड में जा रहा है, डिजिटली अरेस्ट हो रही। किसी ने भी 2000 2500 का लोन लिया, आपने उसको रियम्बर्स कर भी दिया, फिर दोबारा आपने 2-2.5 हजार का लोन लिया, आपने फिर दे दिया। जब आपको पता है जब आप लोन लेते हैं तो कोई भी लोन लेने के लिए वो आपको एक लिंक भेजते हैं। आप जब वो लिंक्स, आजकल वो ऐप आने लगे हैं, आप सोचिए मैं आपको क्या बात बताने वाली हूँ कि वो लोग ऐप आने लगे हैं कि जिसमें पहले, ये पहले जमाने की बात होती थी कि लिंक बेच के वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को ले रहे हैं। अब आपको पता है, अभी रिसेंटली लास्ट वीक का मेरा एक केस है, एक लड़की आती है, हस्बैंड वाइफ आते हैं, वो उसमें हस्बैंड बोलता है कि मैंने लोन लिया था, लोन के लिए मैंने एक ऐप भी इंस्टॉल किया। ऐप इंस्टॉल करने पर जब आप कोई भी इंस्टॉल करते हैं ऐप, तो वो उससे परमिशन मांगते ही, माइक की परमिशन मांगेगा, गैलरी एक्सेस करने की परमिशन मांगेगा, 10 सारी परमिशन अगर आप परमिशन देंगे नहीं तो वो ऐप इंस्टॉल होता भी नहीं और वर्क भी नहीं करता। हमारी मजबूरी है भाई, करना है। तो उसमें जब आजकल ये नया आ गया है कि पहले तो जहां आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट तो वो लेते ही थे, अब आपकी जो माइक है, माइक का एक्सेस भी उनके पास हो गया है। आपकी जो आवाज है वो उनके पास जा रही है, आप क्या बात कर रहे हैं ये उनके पास जा रहा है उस टाइम पीरियड के लिए। तो इसका सबूत कैसे मुझे मिला, वो जब मेरे पास वो हस्बैंड वाइफ आते हैं, हस्बैंड वाइफ कहते हैं कि मैडम हमने पैसे दिए, वापस दे दिए उसने, फिर हमसे दोबारा मांगे, हमने फिर उसको पे करके ले लिया, लेकिन मैडम अब वो मैंने अपनी माँ से क्या बात करी, वो बात बोलकर मुझसे पैसे मांग रहा है। आप समझ रहे हैं, उस लड़की ने अपनी माँ से बात करी होगी। जनरल सिनेरियो में हम बात करते रहते हैं, किसी की शिकायत भी कर रहे होते हैं या किसी के अपने दोस्त के बारे में बात कर रहे होते हैं, कलीग के बारे में, तो वो इस तरह की बात करके मुझे कॉल कर रहा है कि तुमने ये बात करी है और मैं तुम्हारी ये शिकायत तुम्हारे पति को कर दूंगा या तुम्हारे ऑफिस में कर दूंगा। तो आप समझ रहे हैं कि आजकल जो हम ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं वो आपकी आवाज भी सुन रहे हैं, आपकी आवाज भी उनके पास जा रही, और यही आवाज आपकी बिचती है, डेटा बिचता है, ये आपको तो पता ही होगा। डेटा आज के जमाने में अगर रियल में बताया जाए तो पैसा और डेटा, दो चीज में इंपॉर्टेंट डेटा हो चुका है, क्योंकि डेटा से पैसा आने लगा है, पैसे से डेटा नहीं मिल रहा, आजकल डेटा से पैसे कमा रहे हैं लोग। तो आपकी आवाज, आपका फोटो, आपका आई कार्ड, आपकी हर एक चीज बिकती है। तो ये चीज हो रही, आप जब अपने माइक ऑन रखते हैं, हर वक्त कोई भी इंस्टॉल कर रहे हैं ऐप, अपना माइक ऑन रखा जा रहा है, वो आपकी वॉइस कॉपी करते हैं, फिर वॉइस कॉपी करके एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपका एक वीडियो बनाएंगे, उसमें कोई आपकी बीप डाल के, डीप फेक टेक्नोलॉजी से बनाए हुए आपके वीडियो को आपके रिलेटिव्स को, आपके फ्रेंड सर्कल को, आपके ऑफिस में वो भेजते हैं और आपसे फिर पैसे की डिमांड करते हैं। और हम डर के बिना सोचे समझे उनकी बातों में इतनी जल्दी कन्विंस हो जाते हैं, और जैसा वो बोलते हैं, आप बैठ जाइए, अभी आप बाहर नहीं जाएंगे, आपको पुलिस को कंप्लेंट नहीं करना, आप अपना मोबाइल बंद कर लीजिए, आप ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, आप ये इंस्टॉल ऐप डिलीट कर दी, हम वो सब करते चले जाते हैं। और जब अपना सबसे ज्यादा अमाउंट
हम गवाह देते हैं, तब हम पुलिस के पास जाते हैं। तो जब भी आप लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है, जरा सी भी आपको कहीं भी कोई भी शिकायत मिलती है, जब भी आपको लगता है कि हमारे संग कोई फ्रॉड हो रहा है या किसी और के संग होने की आशंका है, आप इमीडिएट बेसिस पे सबसे पहले लोकल थाने जाएं। दूसरी बात, आपको अगर जरा सा भी डाउट होता है कि मेरे खाते में कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती मुझे दिख रही है, कोई पैसा आ गया या कोई मुझसे पैसे मांगने की कोशिश कर रहा है या मेरे अकाउंट तक किसी भी तरह से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि अपने अकाउंट को कंप्लीट फ्रीज करवा दीजिए। मैं दोबारा बोल रही हूँ, कंप्लीट फ्रीज मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों। रीजन सुन लीजिए आप लोग, क्योंकि एक नया ट्रेंड आ गया है पैसे का, साइबर फ्रॉड का, कि सपोज मेरी किसी से किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई है, ऑफिस में मेरी किसी बात से लड़ाई हो गई, और मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि इनका अकाउंट एसबीआई बैंक की फला ब्रांच में, या इनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये वाला जो नंबर जो है वो बैंक में लिंक नंबर है। तो मैं क्या करूंगी कि, और मुझे पता है कि इनका अकाउंट इस बैंक में है या ये अकाउंट नंबर है या ये नंबर है, मैं क्या करूंगी, अपने किसी दूर के रिश्तेदार से कैसे भी करके किसी दुकान के थ्रू या कहीं से मैं अपने फ्रेंड के अकाउंट में कुछ रुपए डलवा दूंगी, 20 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए डलवा दूंगी और उसकी साइबर पोर्टल पे जाके कंप्लेंट कर दूंगी। और साइबर पोर्टल पे जैसे 1930 पे हम कंप्लेंट करेंगे, वो अकाउंट तुरंत बंद कर दिया जाएगा, तुरंत बंद हो जाएगा वो अकाउंट। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि ये एमएचए का पोर्टल है, और जब तक ये अकाउंट अनफ्रीज तब तक भी किया जाएगा जिस भी स्टेट की पुलिस ने इसे फ्रीज किया। सपोज दैट मैं यहाँ बैठी हूँ और किसी की दुश्मनी मेरे से यहीं भोपाल में हो गई, लेकिन उसका कोई रिलेटिव है जो झारखंड में बैठा है, या कहीं से उसने झारखंड से किसी भी से कर के मेरे अकाउंट में कोई पैसे डलवा दिए। अब मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, तो विक्टिम कहाँ पर बैठा है, विक्टिम यहाँ पर तो मैं हो गई, लेकिन कंप्लेनेंट कौन बैठा है, झारखंड में बैठा है। तो वो झारखंड पुलिस वहां पर बैठ के 1930 पोर्टल पे कॉल करेगा, जहां पर कॉल उसका झारखंड में लैंड होगा। झारखंड पुलिस उससे आपको उसका लोकल एड्रेस पूछेगी, लोकल थाना पूछेगी, और उसके कहने पर, उसके कंप्लेंट के अनुसार मेरे अकाउंट को फ्रीज कर देगी। अब मैं यहाँ बैठ के भोपाल मध्य प्रदेश में बैठ के मैं किसी भी थाने में चले जाऊं, इवन स्टेट साइबर थाने में आऊं, क्योंकि स्टेट साइबर एमपी का नोडल थाना, मैं वो यहाँ पर भी आएगा, तब भी मैं उसके अकाउंट को अनफ्रीज नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि बैंक के पास लीगल राइट्स होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है बैंक की, जहां से जिस भी आईओ की मेल आईडी से अकाउंट फ्रीज हुआ है, उसी मेल आईडी से अकाउंट अनफ्रीज होगा, या फिर नोडल की आईडी से। तो जब वो अकाउंट फ्रीज झारखंड से हुआ, तो मध्य प्रदेश से कैसे बंद होगा? अब उसने क्या करा, मेरे से जिसको भी प्रॉब्लम थी या दुश्मनी थी, उसने मुझे मेरे अकाउंट में मात्र 200 रुपए डलवा के उसने मेरा बिजनेस ठप कर दिया। मेरे को अचानक से पैसे की जरूरत पड़ रही, मेरे बच्चों के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरा अकाउंट तो फ्रीज, मैं किससे पैसे ले पाऊंगी? ऐसा नहीं कर पाऊंगी मैं। तो अब वो क्या लगा, अब मैं चक्कर लगाऊंगी पुलिस के, और मेरी मजबूरी रहेगी कि मुझे झारखंड ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके अकाउंट अनफ्रीज नहीं होगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। जी सर। मैम आप कंटिन्यू कर लें, फिर हम इस पे आते हैं, आप खत्म कर लें फिर बात करेंगे। जी। तो ये एक सबसे बड़ा, ये इसकी कंप्लेंट थाने पे इतनी आ रही है कि हम चाह कर भी हेल्प नहीं कर पा रहे। हम बराबर इस चीज को लेके लेटर लिख रहे हैं, डीजीपी सर लिख रहे हैं, एडीजी सर लिख रहे हैं, लगातार लेटर्स लिख रहे हैं कि भाई ऐसे जो छोटे छोटे अमाउंट्स को लेके अगर किसी का कंप्लेंट हो रही है, तो इसे जल्दी से जल्दी आप स्पीड अप करके इसका कंप्लेंट सुने कंप्लेनेंट की, और इसे बंद करवाएं। लेकिन एक प्रोसीजर है, सपोज दैट किसी का संग लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है, लेकिन अगर चेन में, उस चेन में 10वें नंबर पे मेरा अकाउंट आया है, तो वो चेन एमएचए की ऐसी बनी है कि उस चेन में मेरा अकाउंट फ्रीज रहेगा ही रहेगा जब तक का इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। तो मैंने जो आपको बोला कि अगर आपको जरा सा भी लगता है कि आपके अकाउंट में किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटीज होने की आपको डाउट हो रहा है, आप इमीडिएट अपने अकाउंट को कंप्लीट फ्रीज करवाएं। दूसरा, इससे बचने का एक तरीका और छोटा सा ये है कि आप कोशिश करें कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लिंक नंबर और अकाउंट में लिंक नंबर दोनों को अलग रखें। जो नंबर मेरा सोशल मीडिया पे है, जिसमें मैं व्हाट्सएप चला रही हूँ, फेसबुक चला रही हूँ, इंस्टा चला रही हूँ, वो नंबर मेरा अलग रहेगा,
और जो मेरे बैंक में लिंक नंबर है वो नंबर मेरा अलग रहेगा। बैंक में लिंक नंबर सिर्फ मेरे घर वालों को ही, मेरे माँ बाप को, मेरे हस्बैंड को ही पता होगा, ना मेरे दोस्तों को, ना किसी को। हम अधिकतर कोशिश, क्योंकि अब नहीं कर सकते कोशिश, हर जगह में ऑनलाइन पेमेंट करना ही पड़ता है, अपने अकाउंट की एक लिमिट सेट रखें कि इससे ज्यादा मैं अकाउंट से पैसे निकालना ही नहीं। जब मुझे पैसे ज्यादा निकालना पड़ेगा मैं दोबारा परमिशन दूंगी हाई अमाउंट निकालने की, फिर उस परमिशन को ऑफ कर दूंगी, फिर मेरे को भाई जरूरत ही नहीं, मैं 10,000 से ज्यादा पैसे निकालना ही नहीं है, मुझे बिल्कुल परमिशन ऑन रखना। जब मुझे लगेगा कि मुझे 50,000 की जरूरत, मैं 50,000 के लिए परमिशन फिर से ऑन करूंगी, पैसे निकाल के उस परमिशन को ऑफ कर दूंगी। ये सारी फैसिलिटीज बैंक हमें अकाउंट में दे रहे हैं। आप इस चीज को लेके अवेयर रहें, कोई भी प्रॉब्लम आती तो आप समझने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा ना हो कि आप अपने आप में, किसी ने आपको कन्विंस किया और आप डर के बैठ गए। डरे नहीं, थाने पर जाएं। ऑनलाइन हमारा जो पोर्टल है www.cybercrime.gov.in, उस पर कंप्लेंट करें, 1930 पे कंप्लेंट करें, लेकिन कंप्लेंट करें। बच्चों को भी आप बताएं, स्कूल कॉलेजेस का जो मैंने बताया आप नजर रखें कि उसमें लोकल थाने का कोई भी स्टाफ मेंबर ऐड है कि नहीं। ये मेरा अभी तक का है। अब सर मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। अगर जो धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्पष्ट शब्दों में आपने सारी परिभाषाएं और सावधानियां बताई। इस बीच हमारे साथ आज हमारे अध्यक्ष जी भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा। भाई साहब अध्यक्ष रहे हैं मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के, और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय मंत्री भी हैं। तो भाई साहब आपसे निवेदन करूंगा, काफी दिनों बाद जुड़े हैं, तो थोड़ा हमको 2 शब्द कुछ आशीर्वाद के रूप में या मोटिवेशन के रूप में आपकी तरफ से प्राप्त हो, फिर इस सत्र को हम ओपन करेंगे। जी भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कृपाशंकर जी। इसमें दोनों बातें हुई, कृपाशंकर जी ने मुझे ये बता दिया बहुत दिनों बाद जुड़े हैं, तो मैं इसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ, मैं बहुत दिनों बाद जुड़ा हूँ। मुझे लगता है जिस तरह से मैडम ने बोला अभी साइबर की दुनिया है, वैसे ही कृपाशंकर जी ने उसी का उपयोग किया है मुझे इनडायरेक्ट में डांटने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज पूरा विषय सुनने के बाद हम लोग भी अपने क्षेत्र में अलग अलग काम करते रहते हैं। मुझे लगता है नवी जी हैं जो मुझे दिख रहा है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट, ऐसे कुछ लोग कम लोग होते हैं, बाकी अधिकांश लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास इस तरह की कोई कॉल या कुछ आता है और वहां से वो आदमी सोचने लगता है कि क्या नई समस्या आ गई। और दूसरा जब पुलिस स्टेशन पे कोई जाता है तो पुलिस उसको इस तरह से ट्रीट करती है कि अच्छा कोई तुम्हारे पैसे किसी ने निकलवा लिए, कुछ कर लिया, तो वो उसको लगता है अपराध नहीं हो। जैसे 90% चूंकि बड़ी जगह पर कोई साइबर थाने पे आप जा रहे हैं या कोई बहुत बड़ी जगह है, राजधानी में तो अलग बात है, लेकिन छोटी जगह पर किसी पुलिस स्टेशन में कोई जाता है तो पुलिस को भी लगता है कि ये सबसे आखिरी का काम है, ये तो कोई अपराध हुआ ही नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है। सामान्य इस तरह का जो बिहेवियर देखता है ध्यान में आता है तो आदमी को लगता है कि पुलिस में जाने से कोई फायदा नहीं। 90% जैसे होता है, कह रहे तो होता रहता है, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। मुझे आपकी इतनी बात सुनने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे हम लोगों ने डिजिटल युग में जाके बहुत प्रोग्रेस तो कर ली है, लेकिन उससे बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं, इस पर हमारे पास कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है। मुझे लग रहा है कि पूरी बातचीत में आगे भी केवल जिसके साथ में कोई धोखाधड़ी हो रही है वो तो केवल बचाया कैसे जा सकता है या उसको क्या क्या परेशानी होगी, हम केवल यही बताने में हमारा कानून आज की तारीख में दिख रहा है। जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आपने बोला कि 7 लोगों को पकड़ा, लेकिन जितने इसमें भी 40 लोग जुड़े हैं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं किसी ना किसी तरह से 40 लोगों के साथ कोई ना कोई घटना हुई होगी, इंक्लूडिंग मी, कोई भी हो। और बहुत इतना रियलिस्टिक चित्र बनता है वो, कोई ना कोई लोकल का आदमी खड़ा होता है, जैसे आपने बोला कि अच्छा आपका अगर इसका बिजनेस है तो बोलते अच्छा मुझे इतना सामान यहाँ डिलीवर कर दीजिए, और वो नाम लेके बोलता है आपका ये नाम है, और जैसे आपने बोला आर्मी की ड्रेस लगाते हैं, हमारा कैंप लग रहा है, हम चुनाव आयोग में है, कल चुनाव की वोटिंग होने वाली है, आप यहाँ सामान भिजवाइए, तो ऐसा एक रियल चित्र बनता है और उसमें आदमी को लगता है सही है, और वो करते करते इस तरह की घटना हो जाती है। तो मुझे लग रहा है हम लोग कभी इस पर भी चर्चा करें कि आखिर इससे बचाव बोल रही, इसीलिए मैंने पहले बोल दिया, मैं आपको माफी चाहती हूँ इंटरप्ट करो, कि मैंने आपको इसीलिए सबसे पहले मैंने बोला था कि आप अपना सारी चीजें हम सोशल मीडिया पे क्यों शो कर रहे हैं, हम क्यों बता रहे हैं कि आज हम ये रैली निकाल रहे हैं, हम क्यों बता रहे हैं कि आज हम, जो मैंने बताया कि मेरे इसमें केस में बच्चे के साथ वीडियो हम डाल क्यों रहे हैं,
जब आपको बताया गया है कि आज बिटिया मेरी डांडिया खेलने गई है, तो क्या जरूरत है डांडिया का फोटो या डांडिया का पोस्ट डालने की? तो मैं इसके सहमत हूँ। पीछे मीनवाइल सोचिए, तो सर, अगर ईश्वर ना केवल करे कि बच्ची मैडम, मैं क्योंकि बात कर रहे हैं। हम एक कानून के स्टूडेंट होने के नाते चूंकि हम इसमें कर रहे हैं, तो इसमें यही लग रहा है जैसे पुराने समय में होता था कि बाहुबली के साथ होता था कि उसका कोई कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही अभी साइबर ठगी के नाम पे हो रहा है। तो बहुत आवश्यकता है इसको समझने की, अवेयर होने की, और हर एक आदमी को उसको बताने की। नहीं तो उसका आज अकाउंट बंद हो जाएगा तो ऐसे ही डर के मारे, डर के साए में जीना पड़ रहा है जैसे। और चूंकि दूसरी तरफ हम सारा के सारा प्रमोट करने जा रहे हैं क्या, डिजिटल करेंसी, डिजिटल वो, और हम सारी दुनिया में इसको लेकर के एक बड़े देश के टॉप टू बॉटम सब लोग इसको बड़े गर्व के साथ हमें करना भी है, और चूंकि हमें जाना भी उसी पे है, तो बड़ी कठिनाई भरा समय है कि हमें चलना भी है, लेकिन सावधानी के साथ। आज आपने जो बताया है वास्तव में बड़ी सावधानियां हैं, और ये पार्सल आना, ये भी सबके पास फोन आते हैं, लेकिन थोड़ा भी अगर आपने ठीक से बात कर ली तो अगले दिन कुछ नहीं होता, और वहीं उलझ गए तो उलझ जाते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही हम लोगों के लिए बड़ा उपयोगी है, और मुझे लगता है हर व्यक्ति के लिए उपयोगी होगा। इस पर और लंबी चर्चा करना चाहिए, साथ साथ में इस पे भी विचार आना चाहिए कि आखिर इनको रोकने के पुलिस के पास या कानून के पास क्या है। अब एक मूवी वेब सीरीज देखते हैं, जमतारा देखते हैं, तो कोई कुछ नहीं कर पाता। तो ये सारी चीजों पर भी करने की आवश्यकता है। और जो एआई की बात हुई, एआई तो इतना खतरनाक है, हम लोग लंबे समय से एआई के बारे में बहुत बात करते रहते हैं। बीच में मैं एक सेमिनार में गया था, तो मैंने बोला कि अगर एआई के साथ में हम जो भी डेवलप एआई को कर रहे हैं, उसमें एसआई को डेवलप नहीं किया, हमने उसमें एक आध्यात्मिकता को डेवलप नहीं किया, स्पिरिचुअलिटी नहीं आई उसमें, तो वो एक ऐसा रोबोट, ऐसी तलवार बन जाएगा कि बनाने वाले का भी गर्दन काटने में उसको दिक्कत नहीं है। इसलिए हम जो भी एआई को डेवलप करने जा रहे हैं, भविष्य में दुनिया के अंदर एआई सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है। और उस एआई को अगर हम डेवलप करते समय उसके अंदर एक ऐसा सेंस लाएं कि वो रॉन्ग और राइट के बारे में सोचने लगे, और जब हम उसको डेवलप कर रहे हैं तो आज हम किया जा सकता है, तो मुझे लगता है आध्यात्मिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इसका एक सॉल्यूशन है। और इस पर काम चल रहा है, काफी अच्छे बड़े लोग काम कर रहे हैं कि आध्यात्मिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी हम सारी दुनिया को आगे निकाल सकते हैं, वरना तो एक बहुत भयावह दुनिया की तरफ हम लोग जा रहे हैं। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज का हमारा लगातार चलने वाला ये 223वां वेबिनार, और इसमें बहुत अच्छी जानकारी हम सबको मिल रही है, और मुझे लगता है हम सबके जीवन में बहुत उपयोगी होगी। हम सुन करके अपने अधिकतम लोगों तक इसको पहुंचाएं तो इसकी सार्थकता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद भाई साहब। सत्र ओपन है। डॉक्टर लक्ष्मण ने हैंड रेज किया है। मैम मेरे भी कुछ प्रश्न है, उसके पहले मैं रखता हूँ। नवीन सर भी हैं, उस पर थोड़ा सा कि जो घटना होने के बाद रिपोर्टिंग होती है, जो मनी ट्रांजैक्शन हो जाता है, उसकी वापसी की कोई संभावना रहती है या नहीं रहती है? एक दूसरा, अभी जो नया वीएनएस आया है उसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको समन भेजे जाना, ये सारी चीजें भी उस पर कर दिया गया है। तो क्या डिजिटल के जमाने में एक तरफ सारी चीजें फेक हो रही हैं, कभी अगर कोई ऐसा समन मिस हो जाता है किसी अनजान व्यक्ति से या कुछ हो जाता है तो उसके भी क्या प्रावधान है, इन दोनों पर भी थोड़ा बातचीत करेंगे। लक्ष्मण सर अपना प्रश्न रखें, शॉर्ट में प्रश्न रखेंगे तो हम ज्यादा प्रश्न ले पाएंगे। जी लक्ष्मण सर। नमस्ते मैडम, जीनत मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते राघवन जी, बहुत दिन बाद। नमस्ते। बताइए। बात ये आज का, हेलो, अपनी बात रखें जी। आजकल तो सोशल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा एक्चुअली एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत कुछ इंस्पिरेशन हो भी सकता है। तो सोशल मीडिया के हम व्यवहार जो करेगा उसको दीक्षित होने के लिए क्या क्या प्रक्रिया लेना है, ये तो आप गवर्नमेंट की तरफ से, आपका तरफ से, कंप्यूटर की तरफ से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से लेना है। तो आप एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है बच्चों के साथ और बड़े के साथ, अच्छा खेला किया, अच्छा इंटेलिजेंस का एग्जामिनेशन हो गया, उसको इंस्पिरेशन देने के लिए तो प्लेटफॉर्म पे व्यवहार हो सकता है। ये बात है। दो नंबर है, हमारा जो बैंक से जो पैसा ले रहा है कोई ना कोई हैक करके, हम रात में जो है एक व्हाट्सएप मैसेज दे सकते हैं मैनेजर को, और उसके बाद की फ्रीज हो सकता है। हम आफ्टर गिविंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द हैकिंग ऑफ माय मनी फ्रॉम द बैंक, whether it will be appropriate to freeze the bank account on behalf of the bank. मैडम प्लीज। सेकंड क्वेश्चन जैसा आपका रहा, जो मुझे अभी समझ में आया कि अगर आपके संग कोई भी फ्रॉड होता है तो मेन वाइल आप ये कहना चाह रहे हैं कि रात में अगर मैं अपने बैंक मैनेजर को मैसेज करता हूं तो क्या वो मेरा अकाउंट फ्रीज करेगा या नहीं, जो आपका कहना है।
तो सर ऐसा अचानक से कोई भी आपका अकाउंट, आप भी अगर सपोज दैट आप ही हैं, आप ही उसे फोन लगा रहे हैं, तो वो छोटा सा आपसे क्वेश्चन आया तो करेगा ही, करना भी लाजमी है। क्यों? क्या पता जो अभी हम बात कर रहे हैं कि डीप फेक से क्या पता कोई आप ही की आवाज निकाल के वो आपसे बात कर रहा हो और आपका अकाउंट फ्रीज करवा रहा हो। तो जब आप बात करेंगे तो आपको कोशिश ये रहेगी, आप 1930 पे अगर जैसे अपना अकाउंट आपने बंद करना है तो आप बाकायदा पहले अपने टोल फ्री नंबर पे लाए, क्योंकि हर बैंक का एक टोल फ्री नंबर होता है। आप टोल फ्री नंबर के थ्रू जाएंगे तो बेहतर रहेगा, या आपके पास जो आपने बोला है ब्रांच मैनेजर को फोन लगा के अपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम डिटेल जो वो आपसे मांगता जा रहा है आप उसे देंगे, आप उसे रिटर्न एप्लीकेशन देंगे, तत्काल लिखी हुई रिटर्न एप्लीकेशन अपने जो बैंक में साइन करा हुआ है, जो आपका ऑफिशियल साइन है जो आप बैंक में साइन करते हैं उसके साथ देंगे, बैंक फ्रीज करता है। जी मैडम, एक बालक है राहुल हमारे साथ त्रिपुरा से जुड़ा है, स्पेशली एबल्ड बालक है, उसके 3 प्रश्न हैं। एक प्रश्न मैं उसमें से लेता हूँ। 14 साल से बच्चे ही नहीं राहुल, आजकल बड़े भी लोग इसके एडिक्ट हो गए हैं। शॉर्ट फिल्म्स और स्पेसिफिकली रील्स लगातार देखते रहते हैं। तो हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस टॉक्सिक प्लेस, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है जी। देखिए जैसे कि आपने बताया राहुल कि 14 साल तक के बच्चे अपने रील्स बना रहे हैं। आप 14 साल बोल रहे हैं, आजकल तो एडल्ट भी बना रहे हैं, सभी बना रहे हैं, एक शौक ही बन चुका है ये रील बनाने का। मतलब इसमें लोग अपनी जान तक दे चुके हैं फिर भी लेकिन बाज नहीं आते। तो आपका ये क्या फर्ज बनता है, ये हमारी सबकी कि भाई आप उसको रील बना रहे हैं तो आप ये नोटिस करें कि वो किस जगह पर बना रहे हैं, आप उनको उसके बारे में बताएं। आप बनाने से उन्हें रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि जब भी जिस भी चीज को रोका गया है वो और बड़े रूप में निकलती है। रोकने से हमेशा चीज बढ़ती ही है। आप उन्हें ये बताएंगे कि आप ये जो रील बना रहे हैं, आपने रील बना दी, कोई मुश्किल नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन किस प्लेटफॉर्म पे आप इसे डाल रहे हैं, और जो डाल रहे हैं आप उसको वायरल कर होगी तो वो कहाँ कहाँ जाएगी और किस इंटेंशन, क्या कोई बहुत अच्छी रील बनी है जिसमें कोई एजुकेशनल बात की जा रही है, जिसमें कोई सोसाइटी को देखते हुए कोई बात रखा जा रहा है, या फिर बस एक वाटरफॉल के साइड में गए जहां आप डेंजरस चीजें कर रहे हैं उसको आप दिखाएं। तो इट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, अपनी भी जान भी खतरे में डाल रहे हैं और दूसरे को भी जान खतरे में डाल रहे हैं। अब इसमें डराने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कहावत है हम सब जानते हैं, भय बिन प्रीत नहीं। जैसे ही आपने उस बच्चे को पकड़ा और आपने बोला कि चलो अब तुम्हें मैं साइबर थाने लेके चल रहा हूँ, इमीडिएट आप उसको लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन आपने उसे क्या करा, डराया है। और आप उसको डरा कर जब आप ये करेंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं इस बात को डरेगा और वो समझेगा कि यार हाँ मुझसे गलती हुई है, और ऐसी गलती अगर मैं दोबारा करूंगा तो मैं किसी दूसरी मुश्किल में मैं खुद भी पड़ सकता हूँ और अपने से जुड़े हुए दोस्तों को या कोई और जो इस चीज को देख रहा वो भी पड़ सकता है। तो हम इस तरह से उनको कुछ हद तक रोक सकते हैं। जी अमन जी, आप काफी देर से हैंड रेज किए हुए थे, अपना परिचय भी दीजिएगा और अपना प्रश्न रखें। हेलो, माय नेम इज अमन। एक्चुअली मैं सॉरी मैम का नाम मैं भूल गया हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। मैम के साथ मैं काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा हूँ। आई एम अ पार्ट ऑफ गूगल पे टीम और मैं साइबर इन्वेस्टिगेशन में अराउंड 10 ईयर से वर्किंग हूँ। तो जैसे मैम अभी बहुत सारी मैम ने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं ऑलमोस्ट, कि क्या क्या सिचुएशंस चल रही हैं, क्या ट्रेंड चल रहे हैं मार्केट में। बट लक्ष्मण सर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि रात में जैसे अगर मैं कॉल करता हूँ तो क्या ब्रांच मैनेजर मेरा अकाउंट ब्लॉक करेगा या सस्पेंड करेगा या नहीं, या फ्रीज करेगा या नहीं। तो उसके ब्याह पे मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, बिकॉज ऑलमोस्ट मैं भी काफ़ी टाइम लंबे समय से अलग अलग फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस हैंडल करता हूँ। अलग अलग बैंक्स में मैंने काम किया है, रिस्क कंट्रोल टीम में और साइबर टीम में। तो उसमें ये रहता है सिचुएशंस कि अभी हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं वो थर्ड पार्टी ऐप्स का यूज़ कर लेते हैं। इवन जब बैंक हमको एक ऑफिशियल ऐप दे रहा है, क्योंकि बैंक के ऑफिशियल ऐप यूज़ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट बैंक अगर मैं ऑफिशियल ऐप यूज़ करने के लिए रिकमेंड कर रहा है तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए कि मैं बैंक का ही ऐप यूज़ करना चाहिए। उसमें मल्टीपल फैसिलिटी, जैसे मैडम ने बोला था कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं ट्रांजेक्शन्स को, कि लिमिट इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। तो उसमें एक ऑप्शन और भी आता है कि अगर आपको लगता है कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी इन केस आपको रात को 2 बजे हुई है, किसी भी टाइम हुई है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप अकाउंट को डिसेबल कर सकते हैं, आपका डेबिट कार्ड को डिसेबल कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप खुद भी एक्शन ले सकते हैं। आपको मॉर्निंग तक वेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेफिनेटली ब्रांच जब ओपन होगा या ब्रांच मैनेजर जब कॉल उठाएगा तभी आगे एक्शन लेगा, राइट। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमें देना चाहिए कि हमें अपने ना बैंक के जितने भी ऑफिशियल ऐप्स हैं, बैंक में जाते हैं जब भी, तो उनको बोलिए मुझे ऑफिशियल ऐप कौन सा है वो डाउनलोड करके दे दीजिए। दैट इज अ वेरी, उससे आप काफ़ी सेफ रहेंगे इंस्टेड ऑफ थर्ड पार्टी ऐप जो भी लोग यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप्स मार्केट में हैं,
ट्रांजेक्शन चेक करने के लिए, बैंक बैलेंस चेक करने के लिए। तो थर्ड पार्टी ऐप्स करती क्या है, आपका सारा डेटा रिकॉर्ड कर ले रही है, राइट। बस ये सजेशंस कुछ थे और बाकी मैम ने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर दी हैं। तो अमन जी, मैं मैडम से एक बार नंबर ले लूंगा आपका। हमारा अगला टॉपिक हम फाइनेंशियल फ्रॉड पे ही रख सकते हैं, काफी Sure, दिनों से sure. विषय पेंडिंग है, तो हम आपको एज ए गेस्ट स्पीकर इनवाइट कर लेंगे। सर Yes, मैं ma'am. आपको अमन जी, जी के बारे में बताना चाहूंगी। मैं- अमन जी और मैं बहुत लंबे समय से साथ जुड़े जी, हुए हैं। जी तो जब मैंने अपना पोस्ट स्टेटस पे मतलब ग्रुप में शेयर किया, तब अमन जी ने मुझसे बोला कि मैम मैं इसमें आना चाहता हूँ। तो अमन जी वाकई में मेरे एक केस में अमन जी ने की वजह से मैं जेन्युइनली, मुझे वो केस आज भी याद है कि जब मैंने न्यू ईयर ईव थी 2021 की न्यू ईयर ईव, हमने लास्ट 25 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक सिर्फ और सिर्फ अमन जी की बदौलत ही मैं पाकिस्तान बॉर्डर के पास है अबोहर एंड फजल का, वहां से मैं लेकर आई हूँ 5 लोगों को जस्ट अमन की वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम अमन जी से बात कर लेंगे। अध्यक्ष जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं दूसरा प्रश्न लूं उसके पहले। भाई साहब। नहीं, मैं यही कह रहा था कि अमन जी ने जैसे सॉल्यूशन दिए हैं, छोटे छोटे जो टिप्स हैं ये बहुत काम में आएंगे। मैडम ने आज हमको एक बड़ा इसका एक रास्ता दिखा दिया और डरा दिया और रास्ता भी बता दिया, दोनों काम कर दिए। तो मुझे लगता है इसके सॉल्यूशन पे हम जरूर छोटे छोटे टिप्स जो हो सकते हैं, हम अपनी जगह पर बैठकर क्या क्या सावधानियां रखें, बहुत उपयोगी होगा। जैसे मैम ने भी ऑलरेडी कवर किया है, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। जैसे इंस्टाग्राम है, आजकल के टाइम पे मैं भी बहुत सारे अवेयरनेस में कॉर्पोरेट लेवल पे अवेयरनेस देता हूँ ऑफिस में जा जाके। तो मुझे ये चीज अभी क्या करते हैं रिसर्च जो भी क्या करते हैं वो टारगेट करते हैं एज वाइज ग्रुप। लाइक अभी उनको ये पता होता है कि मुझे पता है कि पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स को पेंशन आ रहा है, एक अच्छा खासा अमाउंट आता है, तो वो टारगेट करते हैं एक, या तो टीनेजर्स को टारगेट करते हैं या पेंशनर्स को टारगेट करते हैं, राइट। तो पेंशनर्स को टारगेट करते हैं, उस केस में उनको पता रहता है कि अब इसके घर में पता नहीं बहुत, जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस आजकल के टाइम पे बच्चे बाहर जॉब्स कर रहे हैं या पढ़ने चले गए हैं, तो फैमिलीज अकेले हैं बिकॉज दे आर नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट इट, राइट। तो उस समय पे फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं हम लोग से। अगर मैं प्रिकॉशंस लेता हूँ कि उनको स्टॉप करना है, तो हमसे एक कदम आगे सोच लेते हैं पहले ही, क्योंकि इंडिया में टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही है बट प्रिकॉशंस है, या अब सबसे पहले प्रिकॉशंस भी हम नहीं ले सकते हैं। अवेयरनेस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इवन मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ 10 ईयर से, बस मेरे पास भी कॉल आते हैं, मेरे फैमिलीज में भी कॉल्स आते हैं, मेरे घर पे भी कॉल्स आते हैं। तो अभी हम लोग अवेयर है उस चीज के बारे में, तो हम लोग थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। और जैसे आपने किसी ने यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा था कि जैसे मेरा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, उस केस में रिफंड की क्या पॉसिबिलिटीज हैं। मैंने मैं आप लोग को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। व्हेन आई वाज वर्किंग विद द एयरटेल पेमेंट बैंक एंड आई हैव अवॉर्डेड बाय द डीजीपी यूपी पुलिस कि हम लोगों ने अराउंड 2 करोड़ रुपीस विक्टिम्स का रिफंड करवाया था कोविड के टाइम पे। तो उसमें पॉसिबिलिटीज क्या होती है, जितना आप इमीडिएट एक्शन लेते हैं, सपोज आपको लगता है कि कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी आपके अकाउंट में हुई है, किसी भी चीज में रिलेटेड टू आपका सोशल मीडिया हो गया, आपका फाइनेंशियल बैंक अकाउंट हो गया, आपको इमीडिएट रिपोर्ट करना है। तो जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करते हैं उतनी जल्दी चीजें एक्शन में आती हैं, राइट। 1930 अवेलेबल है मार्केट में। आप तुरंत ही, जैसे आपको लगता है कुछ भी सस्पिशियस होता है रिलेटेड टू आपका, कुछ भी आपको लगता है कि सस्पिशियस हो रहा है, आपको इंस्टेंट रिपोर्ट करना है। बिकॉज अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो जितना ज्यादा आप डिले करते जाएंगे उतना ज्यादा पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाती हैं। जी सर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नम्रता जी ने हैंड रेज किया था, छत्तीसगढ़ से हैं। नम्रता जी हैं आप? नम्रता पटेल जी, सीडब्ल्यूसी मैडम चेयरपर्सन। से क्वेश्चन था मेरा, मैडम तो जी। शायद चली गई। मैडम है अपना प्रश्न नमस्ते रखिए। मैडम जी, सभी को नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि कोई माइनर बालिका है, उसका कोई वीडियो फेसबुक इंस्टाग्राम में कोई माइनर बालक वो कर देता है, वायरल कर देता है, उस स्थिति में उस बच्चे के ऊपर कौन से चार्जेस लगेंगे, सजा का क्या प्रावधान है, और उस बच्ची को तुरंत में क्या करना चाहिए अपनी वो करने के लिए, वीडियो को रोकने के लिए? देखिए मैम, सबसे पहले तो अपन चलते हैं बच्ची की तरफ की। तो बच्ची का अगर कोई भी वीडियो वायरल हो रहा है तो सबसे पहले हमारे अपना जो cybercrime.gov.in है उस पर कंप्लेंट करना चाहिए पहले, अगर वो वहीं के वहीं कर सकती है तो। नहीं तो इमीडिएट वो थाने पर आए। थाने पर हमारे बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो हमारे पेड रहते हैं, ऑफिशियल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए रहते हैं, हम उन पर भी डाल के उस वीडियो को वायरल होने से रोक सकते हैं। अगर सोशल मीडिया के थ्रू लाइक दैट इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक पे जाता है तो हम फेसबुक नोडल्स को मेल करते हैं, उनसे बात करके जल्दी ही उस फोटो वीडियो को वायरल करने से रोकते हैं और उसको कम्प्लीटली उस प्लेटफॉर्म से डिलीट करवाते हैं। अब ये हमारी बच्ची का आ गया। अब आते हैं हम इस पे चार्जेस। जो हमारा अपचारी बालक रहेगा वो उस पे आपका जो आईपीसी सीआरपीसी जो आईपीसी चेंज हो गया बीएनएस में, उसके हिसाब से जो आपके चार्जेस लगते हैं वो तो लगते हैं। आईटेक में सॉरी टू इंटरप्ट यू। इस तरह के जुवेनाइल के बालक में जे एक धारा 1(4) में उल्लेखनीय है
कि किसी भी चीज के होते हुए सारे चार्जेज उसको एज ए जुवेनाइल मान के ही किया जाएगा, उस पे बीएनएस आईपीसी की कोई धाराएं नहीं लगेंगी, उसके Okay. जुवेनाइल एक्ट के अंतर ही उसकी कार्रवाई की जाएगी। ओके ओके ओके। जी जी तो जी। आपका जो, और अगर हमारे उसमें जाएंगे, आप आईटी एक्ट में जाते हैं, तो आईटी एक्ट में इसके तहत हमारा 67B पोर्नोग्राफी में जाता है सर, जिसमें अगर बच्चे का पहली बार हुआ है या पहली बार उसमें कन्विक्शन होता है तो 5 ईयर्स तक की सजा है और 10 लाख तक का फाइन है। अगर दूसरी बार कन्विक्ट होता है तब 7 ईयर्स की सजा और 10 लाख रुपीज तक का फाइन, या दोनों ये होता है हमारे उसमें। और कुछ बताइए मैम। जी ओके मैम। अनीता मैम रेवाड़ी हरियाणा से जुड़ी हुई हैं, अपना प्रश्न रखें, शायद जुवेनाइल बोर्ड की मेंबर हैं आप भी। अनीता मैम जी बात रखें। जी जी, नमस्कार सभी को। मैम ने एक चीज बताई थी कि कोई भी बच्चा ग्रुप बनाता है अपना व्हाट्सएप पे या किसी पे भी एज ए फ्रेंडली, वो कभी भी किस पुलिस वाले को ऐड नहीं करते हैं और कहते हैं हमारी प्राइवेसी या जो भी एनीथिंग वो, तो उसके लिए हम कैसे उनको प्रमोट करें कि ग्रुप में जोड़ें? मैम मैंने आपको बताया था, ग्रुप अभी अपने डिस्कशन में हुआ है कि आपका जो भी स्कूल है या कॉलेज है, किसी ना किसी थाने के उसमें जुरिडिक्शन में तो आता ही है, आप जी वहां जी के एसएचओ के पास जाएं और बाकायदा, लेकिन ये बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि ग्रुप को बहुत सिंसियरली रखना है, क्योंकि एसएचओ या थाने का कोई भी स्टाफ जो रहता है वो एंगेजमेंट उसका बराबर रहता है बहुत सारे केसेस में, दिन भर की एक्टिविटीज में। तो आप उसके एक रिस्पॉन्सिबल हो, जो भी एसएचओ बताए, चाहे वो एसएचओ हो या थाने का कोई कांस्टेबल हो, एक का नंबर जिसको एसएचओ रिकमेंड करे उनका नंबर आप ग्रुप में ऐड करें और बाकायदा उसमें ग्रुप में इसको मेंशन करें कि थाना फला फला के ऑफिसर्स फला फला इस ग्रुप में ऐड हैं। इससे क्या बेनिफिट रहेगा आपको कि कोई भी बच्चा कोई भी एक्टिविटी करता है तो उसको पता रहता है कि यार मैंने कुछ भी करी, पुलिस इसमें है ऑलरेडी, मैं तुरंत टारगेट पे आ जाऊंगा। या किसी लड़की के संग या बच्चे के संग कुछ घटना हो गई तो वो डाल देगा कि हाँ मेरे संग ये घटना हो गई, तो जो थाने का स्टाफ का है और ये स्ट्रिक्टली रखना पड़ता है उसमें, और आप जब ये बोलेंगे तो पुलिस बाकायदा, मेरे यहाँ पर भी है ऐसे, हम लोग जरूर उस ग्रुप को दिन में एक बार क्योंकि हमारा पूरा काम हम लोग बिना व्हाट्सएप या मोबाइल के बिना तो हम रह ही नहीं पा रहे होते हैं। आज के समय में तो ऐसा है कि हम 1 मिनट में 2-3 बार तो हम मोबाइल उठा ही लेते हैं, तो उस ग्रुप को हम बार बार देखते रहेंगे कोई घटना तो नहीं घटित हुई, कोई घटना तो ऐसी नहीं जो ग्रुप की वजह से होए। 1-2 बार आपको जब ये करेंगे अपने आप चीजें काम डाउन और नीचे ग्राफ जो है नीचे आने लगता है कि यार इसमें पुलिस है, मुझे कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं करना है। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जिस ग्रुप में जो बच्चे हैं वो नहीं चाहेंगे कि हमारे ग्रुप में इस ऐड हों, तो उसके लिए मैं आपसे पूछती हूँ कि किस तरह से उनको कन्विंस किया जाए। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि अगर हम ऐसा करते तो इसमें कोई भी दुर्घटना होगी तो सेफ्टी आप ही की है, आप ही सेफ रहेंगे। और अगर नहीं भी हो रहा है तो मैडम वो तो बच्चे हैं, आप नहीं हो करेंगे वो, तो आप चुपचाप से कैसे भी एडमिन तो आप ही रखेंगे, किसी ना किसी एक टीचर तो एडमिन होगा ही ना उसमें, तो उसको आप ऐड करें, उनको हाइड करके ऐड करें, लेकिन पुलिस वाले को जरूर ऐड करें मैडम। ये बड़ी बड़ी घटनाएं होने से बचने का रास्ता है मैम। जी जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओझा जी अपना प्रश्न रखे, रविंद्र ओझा जी। नमस्ते, मेरा ये प्रश्न है कि आपने ये बताया है कि किसी खाते में 200 रुपए कोई व्यक्ति जमा कर देता है तो आपका खाता जो है सीज हो सकता है, तो इसको कैसे रोका जाए? सर देखिए, मैंने इसको आप रोक नहीं पाएंगे। मैंने क्या बोला था आपको कि अगर मेरे को सपोज दैट आपसे मेरी किसी बात पे कोई बात नहीं बनती है या बात बिगड़ गई है, तो मैं आपके अकाउंट में, या मुझे ये पता है कि आपका ये नंबर व्हाट्सएप से अकाउंट से लिंक नंबर है और मैं आपके अकाउंट में किसी ना किसी मोड से पैसे डलवा दूंगी मैं, और आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। इसीलिए ही मैंने आपको बताया था कि हमेशा सेफ्टी प्रिकॉशंस को देखते हुए हमें अपने 2 मोबाइल नंबर रखना चाहिए। जो हमारा सोशल मीडिया पे मोबाइल नंबर है वो हमारा लिंक अकाउंट में नहीं होना चाहिए, और अगर जो लिंक अकाउंट नंबर में मोबाइल है वो हमारा सोशल मीडिया पे नहीं। फिर भी अगर कुछ ऐसा आ जाता है कि अब हम नहीं चेंज कर पाए और जब पैसे आ चुके हैं तो आप रोक तो नहीं पाएंगे सर, क्योंकि वो तो आपके अकाउंट में डल ही चुके हैं। अब इस कंडीशन में कभी कुछ ऐसा होता है कि आपके पास कोई बोलता है कि भाई मेरा पैसा आ गया, आप इमीडिएट 1930 पे भी जा सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं, या आप थाने आए
और फिर बताएं कि सर ये मेरे खाते में इतना इतना पैसा किसी का आ गया है जिसको मैं रिफंड करने के लिए तैयार हूँ। आप उतना अमाउंट अपने खाते में लीन रहने दीजिए, रेस्ट ऑफ अमाउंट को आप अभी सेफ्टी प्रिकॉशंस को समझते हुए अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। हम इस तरह से एक प्रिकॉशनरी स्टेप से बच सकते हैं। ये है। नहीं, वो अगर खाता सीज हो गया मैम तो फिर उसके बाद उसको खुलवाने की क्या प्रक्रिया है? सर खुलवाने के लिए ये आपको मैंने ये बताया था कि जहां से फ्रीज होगा वो वही उसी स्टेट क्राइम से या उसी लोकल थाने के पुलिस से ही खुलेगा। वो क्यों, उसकी वजह आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सपोज दैट आपका अकाउंट, आप रहने वाले हैं यूपी के और अकाउंट एमपी से बंद हो गया है, तो इट मींस आपका की कंप्लेंट एमपी के किसी विक्टिम ने की होगी। तो जब तक एमपी की विक्टिम की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती उसी केस पे, आपका अकाउंट कैसे खुले? मे बी आप जेन्युइन पर्सन हैं, बट मे बी अगर आप जेन्युइन पर्सन नहीं हुए तो इन्वेस्टिगेशन तो प्रभावित होगी, इसलिए उस अकाउंट को ऐसे नहीं खोला जाता। जी नवीन सर अपना प्रश्न रखें, फिर हम अनिल जी की तरफ चलेंगे। नवीन सर। रविंदर जी, दो चीजें हैं जो मैडम ने बताया। पहली बात तो ये मैं इसमें जब ऐड करना चाहता हूँ कि आजकल ये भी देखा गया है और हाल ही में मैं साइबर क्राइम में काफी ऐसे, अरे पहली चीज ये है जो आपने कहा कि अगर आपके अकाउंट में कोई अनएक्सपेक्टेड अमाउंट आ गया तो ऐसा नहीं है कि आप उसको डिफ्रीज नहीं करा सकते। उसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप सबसे पहले जो आपका कंसर्न ब्रांच है वहां एक एप्लीकेशन दीजिए और एक कॉपी जो आरबीआई का ओम्बड्समैन सेल है वहां पर दीजिए और उसमें ये कहिए कि ये अनएक्सपेक्टेड अमाउंट है, मेरे पास नहीं आया था। तो वो बैंक के पास अथॉरिटी है विद दी एप्लीकेशन ऑफ आरबीआई गाइडलाइन और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से कि वो पैसा वहां रिफंड करेंगे तो आपका अकाउंट सील नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जैसा मैम ने कहा कि वो जो अथॉरिटी, अभी हाल फिलहाल ये भी देखा गया है कि इस तरह का जो डेबिट और क्रेडिट सीज है उसके अंदर कुछ इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसियां हैं उनके लोग भी शामिल होकर इस तरह से करा रहे हैं। वो नया स्कैम सामने नजर आता है कि वो ले लेते हैं क्योंकि आप इसके पास जो पावर है वो आईओ के पास ही पावर है कि आईओ जब वो कंसर्न अथॉरिटी को लिखेगा तभी आपका अकाउंट सीज होगा या डीसीज होगा, और वो आप अपने अंदर इनकनाइवेंस करके ये एक फ्रॉड चल रहा है। तो ये जो है कि आप उस का जो कंसर्न ब्रांच है वहां लिखें, लेकिन सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि आप अपने ब्रांच के अंदर लिखें। पहली बात। दूसरी बात, मैडम ने एक अभी सवाल के जवाब में ये कहा था कि अगर कोई ऑब्सीन एक्टिविटी, डीप फेस या कुछ और अगर आ जाए तो आईटी एक्ट की सेक्शन 67 के अंदर पावर्स है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपको इस बात से डिफर करता हूं कि सेक्शन 67 की जो पावर्स है वो पावर यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि ये पावर जो है वो कंट्रावीन करती है आईपीसी सेक्शन को। और जो आईटी एक्ट की ये जो 67 धारा है वो एक्चुअली में ऑब्सीन को प्रभावित नहीं करती। तो अगर आप जो ओवरलैपिंग ऑफ आईटी एक्ट है, जो कि आईटी एक्ट क्रैकडाउन हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से, क्योंकि उसमें राइट टू एक्सप्रेशन और राइट टू फ्री स्पीच वायलेट करता है। अगर वो वायलेट करेगा, और एक ये बात, और दूसरा आपने कहा था कि नोडल ऑफिसर जो गूगल या मेटा के हैं उनको भी आप लिखकर कर सकते हो, पर उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि उनके जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनकी जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन थी पहले, जिसके हिसाब से जो है वो इंटरमीडिएटरी जो है वो इंटरमीडिएटरी सिर्फ इंटरमीडिएटरी का काम करते हैं। वो आपके कंटेंट को ना तो ऑथेंटिकेट करते हैं, तो उनकी जो पावर, अगर आप उनको लिख भी देंगे नोडल ऑफिसर को, तब भी वो ये कहेंगे कि हमारी पावर नहीं है, वी आर ओनली दी इंटरमीडिएटरी। पर और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो साइबर क्राइम है उनके पास अपनी अथॉरिटीज जो है वो लिमिटेड दायरे में है, जो कि वो आईटी एक्ट को इन्वोक करता है। तो मेरा कहना यह है कि ये जो ओवरलैपिंग है आईपी एक्ट की और आईपीसी की, उसको करने के लिए सबसे बेटर तरीका यह है कि जो इस तरह के मंच है उसमें अवेयरनेस करी जाए, और दूसरा जो सेफ्टी मेजर्स है उनको इन्वोक करा जाए अपने डिजिटल ट्रांजैक्शन को करते हुए। जी अनिल जी अपना प्रश्न रखें। यस, प्रश्न नहीं है, मेरा एक क्लैरिफिकेशन है। ऑन बैंक बिहाफ आई कैन कंफर्म बैंक डेबिट फ्रीज नहीं करता है डायरेक्टली जब तक पुलिस इन्वॉल्व नहीं होती है,
बैंक उस अमाउंट को लीन मार्क कर देता है। सपोज अगर एक अमाउंट आया है वो सस्पिशियस अमाउंट है तो बैंक उसको लीन मार्क कर देगा, वो डेबिट फ्रीज डायरेक्टली नहीं करता है until and unless पुलिस इज इन्वॉल्व। दिस इज द क्लैरिफिकेशन ऑन बैंक बिहाफ। अनिल ठीक जी है। अनिल जी जो इसके अंदर कह रहे अनिल हैं जी एक और भी अपडेट है, अगर मान एक लीजिए एक मिनट। और भी अपडेट है, नवीन सर, अनिल जी, अमाउंट जो है, अनिल जी, इसे अगर डिबेट का अमाउंट विषय जो नहीं है है, वो डिबेट बड़ा का है, विषय नहीं है जी। एक मिनट, अगर अमाउंट बड़ा है और आपका जो अकाउंट है वो टोटल फ्रीज हो गया, तब बैंक मैनेजर के पास भी ये डिस्क्रिप्शनरी पावर है एज पर बैंक रूल्स और आरबीआई की जो गाइडलाइंस है वो, और जो दूसरे इनैक्टमेंट है उसके हिसाब से, कि आप वो पोर्शन को फ्रीज कराकर बाकी का जो पैसा है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो सब्जेक्ट टू डिस्क्रिप्शन ऑफ दी यस, बैंक। दैट इज कॉल्ड लीन नवीन मार्क। नवीन नवीन जी उसके मैं लिए आपको आपको एक बात बोलना एप्लीकेशन चाहूंगी। बैंक मैनेजर को देना पड़ेगा। नवीन जी मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, मैंने आपको बीच में इंटरप्ट नहीं किया था, लेकिन अब मैं बोलती हूँ आपको कि अनिल जी की बात से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखती हूँ कि कोई भी बैंक, बहुत क्लियर बात है कि कोई भी बैंक अपने ऊपर क्यों इस बात को लेगा कि वो किसी भी अकाउंट को फ्रीज कर देगा। ना तो वो अकाउंट को फ्रीज कर सकता है, ना ही वो अकाउंट को अनफ्रीज कर सकता है, जब तक कि उसे एलिस का, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन या नोटिस नहीं जाता है। अदरवाइज ऐसा अगर होगा तो वो खुद उसमें नहीं बन जाएगा पार्टी बैंक वाला। बैंक को कोई राइट नहीं है किसी भी अकाउंट को फ्रीज अनफ्रीज करने का। बात आती है लीन की, तो लीन जो होता है उतना फ्रॉड अमाउंट लीन किया जाता है, रेस्ट ऑफ अकाउंट अनफ्रीज रहता है, बिल्कुल फ्री रहता है वो, लेकिन अमाउंट उतना तो रहना मैंडेटरी हो। उसको बैंक किसी भी कंडीशन में, चाहे वो आरबीआई की गाइडलाइन हो चाहे किसी की भी गाइडलाइन हो, वो अकाउंट अनफ्रीज नहीं कर सकता, ना ही वो उतना अमाउंट। कितने केसेस ऐसे हैं मेरे जो कि 10-10 11 साल का अमाउंट पड़ा हुआ है, वो अकाउंट में आज तक नहीं निकल पाया है। अदरवाइज आप कि बैंक पार्टी नहीं बन जाएगा इसमें। जी मैम ब्रजेश जी अपना प्रश्न रखें। ब्रजेश गुप्ता जी, आपने जो कहा वो एज पर लॉ कहा कि एज पर लॉ क्या कहता है। ब्रजेश गुप्ता जी अपना प्रश्न रखें जी। सभी को प्रणाम, मैं सिवान बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा सिंपल सा प्रश्न है कि पैसा मान लीजिए कि हमको कृपा शंकर चौबे सर के अकाउंट में 10,000 रुपये ट्रांसफर करना है और स्लिप ऑफ टाइपिंग मिस्टेक तो सिलार सर के अकाउंट में चला गया, तो फिर मैं उसको वापस कैसे पाऊंगा? दोनों को फंसाया इन्होंने भाई साहब, देख लो वकील साहब। ब्रजेश जी, मैं आपका इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ। पहली बात तो, अगर किसी भी अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं और बाय मिस्टेकली अकाउंट नंबर या कुछ भी इन्फॉर्मेशन गलत मेंशन करने की वजह से वो किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में चला जाता है पैसा, तो ये फ्रॉड का केस नहीं होता है, ये डिस्प्यूट का केस होता है कि क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक आपसे हुई है, राइट? तो ये फ्रॉड नहीं है, ये है डिस्प्यूट का। इसमें क्या होता है कि आप बैंक को एक एप्लीकेशन दे देते हैं रिटर्न में कि आई वाज ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू दिस पर्सन, एंड सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन करते हैं और वहां पे ये मेंशन कर देते हैं कि बाय मिस्टेकली रॉन्ग अकाउंट नंबर मेंशन होने की वजह से ये थर्ड पार्टी अकाउंट में चला गया है। तो बैंक उस पर इमीडिएट एक्शन लेता है, ब्रांच मैनेजर की रिस्पेक्टिव बैंक को जहाँ पे पैसा गया होता है उनको अथॉरिटी देता है कि इस अकाउंट में अगर फंड्स पड़ा है तो ये बाय मिस्टेकली आपके अकाउंट में आ गया है, इसको लीनमा करके होल्ड करके रखिए, देन उसके बाद वो रिवर्स बैक करवा लेते हैं। इसके अंदर जो प्रोसेस आपने थोड़ा सा प्रोसेस में स्किप कर गया, इसका जो कंप्लीट प्रोसेस वो ये है कि अगर पैसा गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गया तो जो जिसने गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करा वो अपने बैंक को एप्लीकेशन देगा, और जो बैंक की अथॉरिटी है जो NIS है जिसके थ्रू पैसा ट्रांसफर होता है वहां से कंफर्म होगा, और उसके बाद जो जिसके अकाउंट में गया है पैसा वो कंसेंट अपनी देगा उस अथॉरिटी को, हाँ ये मेरे अकाउंट में पैसा आ गया और मैं इसे कंसेंट देता हूँ कि ये वापस चला जाए। तो जो कंप्लीट प्रोसेस आरबीआई कहता है वो ये है कि अगर उन्होंने कंसेंट दे दी तो वो पैसा वापस चला जाएगा। अगर जिसके अकाउंट में पैसा गया है उसकी कंसेंट नहीं है और आपने अगर बैंक को लिख दिया तब भी वो पैसा वापस नहीं आएगा, रिटर्न नहीं आ सकता। करेक्ट है सर, आई एग्री विद सर, करेक्ट। लक्ष्मण सर एक प्रश्न और हम लेंगे अपने मनु श्रीवास्तव जी का, फिर लक्ष्मण सर की तरफ चलते हैं। मनु जी अपना प्रश्न रखें। अमन जी को मेरा एक क्वेश्चन है, ये आजकल जो अपन बच्चे मोबाइल वगैरह चलाते हैं, रिचार्ज करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि किसी दूसरे के अकाउंट का रिचार्ज हो जाता है उससे। एक मेरे पास बच्चों की कंप्लेंट आई थी सर कि मैं साल भर का पैकेज उसने लिया था, एक नंबर मिस होने के कारण किसी दूसरे बच्चे का किसी और का मोबाइल रिचार्ज हो गया था, तो उसमें कुछ हो सकता है क्या? ये तो आज का सब्जेक्ट नहीं है।
देख साइबर रिचार्ज वाले क्योंकि अमन जी बैठे हुए मैंने कहा थोड़ा सा नहीं नहीं मनु जी मनु जी तो देखिए मनु जी मुझे लगता है इस पर हम सब साइबर फाइनेंशियल लेकिन फ्रॉड ये पे जो बात सवाल है ना, करेंगे ये तब रिसर्च करेंगे। का सवाल है, मैं इस पर रिसर्च जरूर बच्चे को करूंगा। सर मैंने मना वैसे कर ये दिया था। वैलिड सवाल है बच्चे को कि जवाब मतलब देना है जनरली देखो। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। जी अमन सर अगर आप जवाब देना चाहें तो ठीक है, नहीं तो अगले सत्र में हम लेंगे नेक्स्ट सत्र में। पहली बात तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि साइबर का मामला नहीं, ये बाय मिस्टेकली आपकी गलती की वजह से गया है, तो इसमें कंसर्न, इसमें अगर आप कंसर्न रेज भी करेंगे अथॉरिटीज को तो भी पॉसिबिलिटीज नहीं होती है रिफंड की, करेक्ट, क्योंकि ये आपकी गलती की वजह से गया हुआ है। ठीक, थैंक यू। लक्ष्मण सर अपना प्रश्न ब्रीफ में रखिए, लास्ट क्वेश्चन है जी लक्ष्मण सर। मेरा क्वेश्चन अमन सर का मैडम का पास भी है। मैडम हमारा जो मैं जो मनी ट्रांसफर कर रहा है फोन नंबर से, फोन पे से, तो हमारे पास एटीएम का